सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लास्ट सेशन में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पूरा देख लिया था। बैंक रिकॉन के बाद हम लोगों ने बेड डेट्स देखा और एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स देखा। बेड डेट्स में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने सारा देख लिया था। लास्ट सेशन में आई बिलीव हम लोगों ने एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स देखा था। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में जो है हम लोगों ने क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखा था, फिर चूँकि वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम तो हम लोगों ने वहीं कंक्लूड किया। तो आज हम लोगों ने एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाना है। देखें हम लोगों ने, लेट मी गिव यू अ क्विक रन थ्रू ऑफ रिगार्डिंग एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। देखें एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स जो है, पहले एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ डूइंग एन अकाउंटिंग। तो याद रखो दो किस्म की बेसिस होती हैं, एक होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होती है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस के अंदर आप इनकम और एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड करते हो जब आपके पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है रिस्पेक्टिवली। आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, कैश बेसिस की बात कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे आपकी इनकम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने अर्न किए हो या ना किए हो। आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने उसका बेनिफिट लिया हो या ना लिया हो। एक्रूवल बेसिस जो है क्या, एक्रूवल बेसिस में आप क्या करते हैं, आप इनकम को उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब इनकम आप एक्चुअली अर्न कर लेते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको मिला हो या ना मिला हो। सिमिलरली एक्रूवल बेसिस में आप जो है क्या कहते हैं एक्सपेंस उस वक्त बुक करते हो जब आपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले लिए हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने पेमेंट की हो या ना की हो। ठीक है सर। अब इसके ऊपर फिर हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन की, मैंने तुम्हें जो है एक रेंट की एग्जांपल दी थी, उसमें जो है कैश बेसिस में हम कितनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूवल बेसिस में कितनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, कितना जो है एक्सपेंस बुक करेंगे, वो हमने डिटेल में देखा, फिर हमने एंट्री भी पास की। अच्छा, मैंने फिर तुम्हें एक टिप फॉर लाइफ बाय मारफानी दी थी कि देखो कैश बेसिस के अंदर ना कभी भी पेएबल या रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप रिकॉर्डिंग ही उस वक्त करते हो नॉर्मली जब आपको कैश रिसीव होता है या आप कैश पे करते हो, वरना तो आप रिकॉर्डिंग करते ही नहीं हो। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि देखें कौन सी बेसिस जो है हम जो अकाउंटिंग करते हैं तो कौन सी बेसिस जो है वो अलाउड है। तो इस पर मैंने आपको बताया था एमसीक्यू और इंटरव्यू जब भी इंशाल्लाह तुम अभी फॉर्म में जाओगे तो एक बड़ा ये सवाल होता है इंटरव्यूअर का, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, कि आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है एक्रूवल बेसिस पर होती है सिवाय एक चीज़ के, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो इंशाल्लाह तुम FR1 में जो है क्या कहते हैं अगर ज़िंदगी रही तो मुझसे ही पढ़ोगे। ठीक है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाहिद स्टेटमेंट है जिसको आप कैश बुक भी कह सकते हो, जो कैश बेसिस पर बनती है। अदरवाइज जितनी भी तुम्हारी अकाउंटिंग है वो सारी की सारी एक्रूवल बेसिस पर होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई द रेगुलेटर और आईफैक बीइंग द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स ये एक्रूवल बेसिस को क्यों प्रेफरेंस देती है ओवर कैश बेसिस। उसकी वजह यह है कि एक्रूवल बेसिस जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। यानी अगर आज कोई मुझे 1 लाख रुपए दे दे और बोले हसन तुम एक साल में हमें सर्विसेज देना, तो जाहिर सी बात है मैं इसको अभी पैसे 1 लाख रुपए अपने नहीं मान सकता जब तक कि मैं सर्विसेज ना दूं। मेक सेंस, राइट। सो एक्रूवल बेसिस क्यों प्रेफरेंस दी जाती है एक्रूवल बेसिस को? बिकॉज इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो आपकी ट्रांजेक्शन की जिस्ट है उसके हवाले से ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। सो दैट वाज यू नो अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट सेशन जो हम लोगों ने किया था। आज हम लोग कुछ एडवांस्ड एरियाज पे बात करेंगे। So let's have a quick look on that. Now let's quickly move on to the important or I would say advanced area of accruals and prepayments. सवाल ये पैदा होता है कि हसन आपने जो है हम लोगों को बेसिक्स बता दी कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा, हमें ये चीज़ पता है कि अब हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम अब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बात करेंगे कि इनकम उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे व्हेन वी वुड हैव अर्न्ड दैट, और एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे व्हेन वी वुड हैव ऑब्टेन्ड द बेनिफिट, राइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स अराइज कब होते हैं, होते क्या हैं, इनका नेचर क्या होता है फ्रॉम अकाउंटिंग परस्पेक्टिव। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी एक्सपेंस के परस्पेक्टिव से हम बात करते हैं, एक्सपेंस के परस्पेक्टिव से बात करते हैं। अज्यूम करो मारफानी बिज़नेस स्कूल जो है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, मारफानी बिज़नेस स्कूल जो है हमने जो है ओपन किया है, रिसेंटली ओपन किया है, सही है। कब ओपन किया है? 1 जनवरी 2012 को, अज्यूमिंग ईयर एंड है 31 दिसंबर। सही है। किराए पे हमने जगह ली है, अज्यूम करते हैं रेंट पर मंथ जो है हम पे करते हैं 10,000 जो रेंट पर मंथ है। रेंट एग्रीमेंट हुआ है साल के शुरू पर। अच्छा, हमें पता है हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है एज पर IS1 वो 12 मंथ्स होता है। हम पूरे 12 महीने की अकाउंटिंग करते हैं।
तो अज्यूमिंग हम 12 महीने की अकाउंटिंग करते हैं, तो अब आप बहुत गौर से देखिएगा। इसका मतलब ये है कि हम साल के शुरू से ले रहे हैं और 31 दिसंबर 2012 पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। केस 1, रेंट पेड अमाउंटिंग ₹120,000। पहले तो आप मुझे बताएं आपका जो रेंट एक्सपेंस है पूरे 12 महीनों का वो कितना है? रेंट एक्सपेंस पूरे 12 महीनों का कितना है? सर आपने जितने बेनिफिट्स लिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि हसन मैंने जो बेनिफिट लिए हैं वो कितने लिए हैं, रेंट एक्सपेंस कितना है 12 महीनों का, चूंकि आप 12 महीने रहे हो तो रेंट एक्सपेंस जो है पूरे 12 मंथ्स का है, 12 मंथ्स इंटू 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 है। आप पे भी कितना कर रहे हो? आप पे भी 1,20,000 कर रहे हो, तो लगे हाथों एंट्री भी पास कर लेते हैं। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 1,20,000, राइट। यहां जितना आपका एक्सपेंस हुआ है आपने उतना ही पे करा है, कोई गम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज़्यादा पे नहीं किया, कम पे नहीं किया, जितना था, जितना खर्चा बनता था, जितना बेनिफिट लिया था उतना ही पे करा। अब केस 2 करते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं कुछ जो है फ्लेवर्स लाता हूँ। लेट्स से केस 2 अगर हम देखें, रेंट पेड अमाउंटिंग PKR 80,000। 80,000 का मतलब क्या है? हमने 8 महीने का पे किया है। हम साल के एंड में जाके खड़े हो रहे हैं, हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमें पता चलता है कि हमने जो रेंट पे किया है वो जो है 80,000 पे किया है। तो अब हम एक्रूअल बेसिस के तहत, क्योंकि हम तो देखते हैं जितना हमने बेनिफिट लिया है, एक्सपेंस हमारा कितने महीनों का है, जितना हमने बेनिफिट लिया है। बेनिफिट हमने कितने महीनों का लिया है? पूरे 12 महीनों का, क्योंकि 1 जनवरी से हम लोग जो है ऑक्यूपाइड हैं। ऊपर मैंने अजम्पशन में लिखा हुआ भी है कि 1 जनवरी 2012 से ये जो हम लोगों ने ऑफिस है ये ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमारा एक्सपेंस बनता है 1,20,000। अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, रेंट एक्सपेंस जो है वो तो आपका हुआ है 1,20,000, जितना आपने बेनिफिट लिया है एक्रूअल बेसिस में। आपकी जेब से कैश कितना गया है? कैश गया है 80,000। बाकी जो हमने पे नहीं किया, इसका मतलब है वो हमें पे करना पड़ेगा, सही है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है जो अभी हमने पे नहीं किया है, दिस इज पेएबल। ये जो पेएबल है सर, ये उसका नेचर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। दिस इज लायबिलिटी, हमने बेसिक्स में पढ़ा है। रेंट पेएबल क्रेडिट कितने से? 40,000 से, राइट। आई होप आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। अच्छा, अब ये जो रेंट पेएबल है ना, इसके कुछ निक नेम्स हैं। इस रेंट पेएबल को आप रेंट आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि अभी आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। इसके निक नेम्स हैं, जैसे बाजूकात बच्चों के कोई पप्पू कहता है, कोई मुन्नू कहता है, कोई चुन्नू कहता है। तो आपके लेवल पर आप ये समझ लो कि रेंट पेएबल के नाम है। इसको रेंट आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, इसको अनपेड रेंट भी कहते हैं, और इसको एक्रूड रेंट भी कहते हैं। एक्रूड रेंट, एक्रूड का मतलब है क्यूमुलेट होना, एक्रूअल्स जिसको हम कहते हैं, सही है। एक्रूअल्स इज अ जेनेरिक नेम, कोई भी चीज हो इसको एक्रू करना, क्यूमुलेट करना, एक्रूअल्स, राइट। तो ये जो रेंट पेएबल है इसको आप एक्रूड रेंट भी कह सकते हो, या एक तरीके से ये एक्रूअल आपने किया है, क्यूमुलेट किया है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि सर एक्रूड रेंट क्या होता है। जब आपको जितना पे करना हो उतने आपने अगर उतना पे नहीं किया, कम पे किया है, तो जितना कम पे किया है तो वो क्या हो जाता है? एक्रू हो जाता है, क्यूमुलेट हो जाता है, पेएबल क्रिएट हो जाता है आपका, जिसको आप आउटस्टैंडिंग भी कहते हो, अनपेड भी कहते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है कि आपकी लायबिलिटी, जिसको मैं एक्रूअल्स भी कहता हूं एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से, अभी एक्सपेंस की बात हो रही है, इनकम पे अभी परेशान नहीं होना। तो एक्रूअल कब क्रिएट होगा? जितना आपका बनता था आपने उतना नहीं, कम पे किया हो तो आपका एक्रूअल क्रिएट होगा। और एक्रूअल का नेचर क्या है? लायबिलिटी का नेचर है, ठीक है जी। अब मैं इसको इधर ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, लायबिलिटी। अब एक और एग्जांपल करते हैं, इंशाल्लाह इससे आपको प्रीपेमेंट पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। केस 3, अज्यूम करें आपने जो रेंट पे किया है, रेंट पेड अमाउंटिंग सेल PKR 1,40,000।
आपने पूरे 12 महीनों के एवज आपने 1,40,000 जो है वो पे किया है, सही है। अब मैं इसकी ज़रा एक तरीके से क्विकली अकाउंटिंग करता हूँ, देखता हूँ मेरा एक्सपेंस कितना बनता है एक्रूअल बेसिस के तहत। एक्सपेंस कितना बनता है, वो तो 12 महीनों का बनता है। हमने पहले ही अजम्पशन लिया, आप अकाउंटिंग जो है वो 1 साल की कर रहे हो और आप साल के शुरू में जो है वो रहना शुरू कर दिया है आपने 1,20,000। एंट्री पास करते हैं। रेंट एक्सपेंस जो है वो कितने से होगा, 1,20,000। कैश कितने से, 1,40,000। सर ये 20,000 जो है ये आपने ज़्यादा पे किया है, क्यों ज़्यादा पे किया है? हो सकता है आपने एडवांस में पे किया हो। मतलब हमारी अगर हम बेसिक नॉलेज को टेस्ट करें तो मैंने आपको बताया था एसेट और एक्सपेंस में एक फ़र्क है। वो आउटफ्लो जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो आपके लिए आज एसेट है, और वो आउटफ्लो जो आपको बेनिफिट दे चुका वो आपके लिए एक्सपेंस है। ये टिप फॉर लाइफ बाय मारफानी है। अब ये जो 20,000 है आपने टोटल 1,40 का पेमेंट की है, इसमें से जो 20,000 है वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो ये आपका एसेट है। इस एसेट का नाम है प्री पेमेंट। प्रीपेड आपने बैलेंसेस डलवाते हैं ना, कार्ड चार्ज करते हैं आप जेस के, मोबिलिंग के, टेलीनॉर के, सही है, आपका जो है क्या कहते हैं यूफोन, जोंग, ये डिफरेंट जो है वो आपके जो है टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं। तो वो प्रीपेड कार्ड क्या होता है कि पहले पैसे दो फिर बेनिफिट लो। पोस्टपेड क्या होता है, पहले बेनिफिट लो फिर पैसे दो। तो टेक्निकली पोस्टपेड इज अ लायबिलिटी, प्रीपेड इज आपका क्या बना, एसेट। तो ये जो 20,000 है ये आपका वो आपकी पेमेंट है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हमने रख दिया प्रीपेड रेंट। कितने से, 20,000 से। इस प्रीपेड के डिफरेंट निकनेम्स हैं, मैं इधर लिख देता हूं। बाजुकात इसको अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं, इसको हम जो है क्या कहते हैं, अनएक्सपायर्ड के अलावा इसको एक तरीके से हम लोग एडवांस भी कह सकते हैं। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है नेचर, ये है आपके लिए एसेट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है कि प्री पेमेंट कब क्रिएट होगा और एक्रूवल्स कब क्रिएट होंगे। जितना आपका खर्चा बनता था, अगर उतने आपने खर्चे से ज्यादा पेमेंट कर दी है आज, तो इट वुड रिजल्ट इन प्री पेमेंट। और जितना बनता था उतने से आपने उतना पे नहीं किया, कम पे किया है, तो इट वुड रिजल्ट इन एक्रूवल्स या लायबिलिटी या आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब सर जितना खर्चा बनता था उतना ही आपने पे किया है, तो ना एक्रूवल क्रिएट होगा ना प्री पेमेंट क्रिएट होगी। So I hope you are very clear on the concept of accruals and prepayments from expense perspective. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। हमने पहले जो है एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से बात की कि अगर हमने लेट से किराए पर जो है कोई ऑफिस लिया हुआ है और जो है हम क्या कहते हैं कि पेमेंट करते हैं और बेनिफिट लेते हैं, तो कब एक्रूवल क्रिएट होगा, कब प्री पेमेंट क्रिएट होगा, कब एक्रूवल और प्री पेमेंट क्रिएट नहीं होगा। हमने ये सारी मॉडलिटीज़ देखी, 3 केस के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देख ली। नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू के सर अगर तो इनकम के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इनकम अगर आपने कम या ज़्यादा आपको रिसीव हुई है, जितना आप इंटाइटल्ड थे उसके मुकाबले में आपको जो है इंटाइटलमेंट जितनी ही रिसीव हुई है, इंटाइटलमेंट से कम रिसीव हुई है, इंटाइटलमेंट से ज़्यादा रिसीव हुई है, तो उस सिनेरियो में जो है आप क्या करेंगे। तो आए क्विकली जो है हम लोग देख लेते हैं। पहले हमने जो है टेनेंट के पर्सपेक्टिव से देखा, किराएदार के पर्सपेक्टिव से तो हमें एक्सपेंस हो रहा था। अब हम बन जाते हैं लैंडलॉर्ड, मालिक के पर्सपेक्टिव से, तो हमें इनकम हो रही होगी। ठीक है, अब हम इनकम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हमें पैसे मिल रहे हैं, हम जो है किसी को अपना घर या अपना ऑफिस किराए पर दे रहे हैं एंड वी आर रिसीविंग द कैश अगेंस्ट दैट। अजम्पशंस हैं कुछ कि हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2012, सही है, और प्रीमिसेस जो है साल के शुरू में ही हमने जो है किराए पे दे दी और हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर, और हम जो है क्या कहते हैं पूरे 12 महीनों की, हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीनों का, 12 महीनों की अकाउंटिंग करनी है। अज्यूम कर लेते हैं केस 1, अच्छा रेंट हम लोगों को जो पर मंथ है वो 10,000 मिलता है। कैश जो है इसको मैं रेंट पर मंथ लिख देता हूँ, दैट वुड बी द करेक्ट। PKR 120,000 received in 2012। 2012 में 1,20,000 हमें मिले। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से। मुझे बताएं आप इंटाइटल्ड कितने अमाउंट के लिए थे। आपने जितना अर्न किया है, अर्न कितना किया है 12 महीनों का, 12 महीनों का बनता है 1,20,000, और आपको अमाउंट भी कितना मिल रहा है, आपको अमाउंट भी 1,20,000 ही मिल रहा है।
तो कोई आपको जो है कम या ज़्यादा नहीं मिल रहा, जितना बनता था, जितना आप इंटाइटल्ड थे, उतना ही 2012 में आपको अमाउंट मिला है। इट्स फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। केस 2 देखते हैं। रेंट अमाउंटिंग PKR 80,000 received in 2012। अच्छा जी, अब now this case is something really interesting. I would like all of you to be focused on this scenario। आपकी इनकम कितनी है? 12 महीनों का आपने जो है इंटाइटलमेंट है, तो 1,20,000 आपकी इनकम है। ये कैसे आई? 10,000 एक महीने के, 10K इंटू 12। आपको कैश कितना मिला है? कैश मिला है 80,000। ऐसा ही है। अच्छा, अब आप एक बात नोट करें, आप इंटाइटल्ड थे 1,20,000 के लिए, मगर आपको मिल रहे हैं 80,000। इसका मतलब क्या है? 40,000 आपको और रिसीवेबल है, आपको रिसीव करना है, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ, ये मेरे लिए रेंट रिसीवेबल है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। कितने से? 40,000 से रेंट रिसीवेबल। अब ये जो रेंट रिसीवेबल है, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर जो है ये एसेट का नेचर है। अब जिस तरीके से हर आइटम के डिफरेंट निकनेम्स होते हैं, इसी तरीके से इस रेंट रिसीवेबल को जो है आप रेंट आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इसको आप एक्रूड रेंट भी कह सकते हैं, इसको आप टू बी रिसीव्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि जब आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एक्सपेंस के साथ लगता है तो वो उसको लायबिलिटी बना देता है, और आउटस्टैंडिंग और एक्रूड जब इनकम के साथ लगता है तो वो उसे क्या बना देता है? एसेट बना देता है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, समझो ना। आउटस्टैंडिंग इज एन इनडिफरेंट और न्यूट्रल टर्म। एक्रूड इज अ न्यूट्रल टर्म। आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी तक मिला नहीं या अभी तक दिया नहीं। अगर इनकम के साथ होगा तो मिला नहीं, तो इट वुड रिजल्ट इन रिसीवेबल और एसेट। एक्रूड का मतलब होता है क्यूमुलेट होना। अगर तो वो एक्सपेंस के साथ लगता है तो एक्सपेंस क्यूमुलेट होता है, तो क्या क्रिएट होता है? लायबिलिटी। और अगर तो आपकी इनकम क्यूमुलेट हो रही है, आपको मिल नहीं रही, तो इट वुड रिजल्ट इन एसेट। तो ये बहुत अहम बात है, ये बहुत कम लोगों को पता होती है कि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड का जो नेचर है वो न्यूट्रल नेचर है। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड अगर इनकम के साथ लगता है तो वो एसेट बना देता है, और आउटस्टैंडिंग और एक्रूड अगर एक्सपेंस के साथ लगता है तो वो लायबिलिटी बना देता है। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ समिंग अप ऑल ऑफ द सिनेरियो कि आपको जितना हक था, आपको अगर उससे कम मिला है तो इट वुड रिजल्ट इन रिसीवेबल, जिसको हम एक्रूड भी कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग बहुत गौर से देख लेना। अगर तो वो इनकम के साथ लगा हुआ है तो वो रिसीवेबल क्रिएट करेगा, और अगर तो वो एक्सपेंस के साथ लगेगा तो वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। एक्सपेंस वाला केस अभी हमने ऊपर किया है थोड़ी देर पहले। आए केस 3। रेंट अमाउंटिंग PKR 140,000 received in 2012। Now let's pass the entry for this scenario। कैश कितना मिला है आपको? 1,40,000। रेंट इनकम कितनी हुई है? 1,20,000। 12 महीनों के लिए 10,000 के हिसाब से 1,20,000 बनती है, मगर आपको पैसे ज़्यादा मिल गए। इसका मतलब ये है कि आपका जितना हक बनता था आपने अपने हक से ज़्यादा लिया हुआ है, सही है ना। तो जो चीज़ हक से ज़्यादा आपने रिसीव कर ली हो तो आपके लिए लाइब क्या होती है? बर्डन होती है, और बर्डन को हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? आपका क्रेडिट होती है। इस लायबिलिटी का सर नाम क्या है? इस लायबिलिटी को आप कहते हैं अनअर्न्ड रेंट 20,000 से। अनअर्न्ड रेंट का नेचर क्या है? अनअर्न्ड रेंट का जो है नेचर जो है, इसका नेचर जो है वो लायबिलिटी का है।
इसके कोई निकनेम्स हैं जी? इसके भी निकनेम्स हैं, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है कि इनकम के केस में रिसीवेबल या अनअर्न कब क्रिएट होगा। जितना आप इंटाइटल्ड थे अगर उतना ही आपको मिला है तो कोई रिसीवेबल या अनअर्न क्रिएट नहीं होगा। जितना आप इंटाइटल्ड थे उससे कम मिला है तो इट वुड रिजल्ट इन रिसीवेबल, ऑल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग और एक्रूड। जितना आप इंटाइटल्ड थे उससे ज़्यादा मिला है तो इट वुड रिजल्ट इन अनअर्न। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से कब एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स क्रिएट होंगे और इनकम के पर्सपेक्टिव से कब अनअर्न या रिसीवेबल क्रिएट होगा। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन टू आई वुड से द मेन एरिया ऑफ एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ टी अकाउंट्स। देखो टी अकाउंट जो है ना, दीज आर द जनरल लेजर्स, सही है, जो आप अभी पढ़ते हुए भी आए हो, बेसिक्स में आपने पढ़ा है। एक्चुअली टी अकाउंट से जो है ना आपको फ़ायदा हो जाता है, आप फिगर्स को जो है ना बड़ा इजीली जो है वो टैकल कर सकते हो, आपको पता होता है किस चीज़ की पोस्टिंग कहाँ होनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप देखोगे ना एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स को, आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ोगे या डिफरेंट टीचर्स का अगर आप रेफ़र करोगे या ऑथर्स को रेफ़र करोगे तो उन्होंने क्या किया है, वो क्या करते हैं, वो पहले एक्रूवल्स को अलग बताते हैं, फिर प्री पेमेंट्स को अलग बताते हैं, सही है, उसको वन अकाउंट सिस्टम भी कहते हैं, सही है। और बाज़ औक़ात कुछ टीचर्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स को मर्ज करके एक ही अकाउंट पे बता देते हैं। सो इन माई हम्बल व्यू एक ही अकाउंट को लेकर हम चलते हैं, सही है। हमने एसेट्स और लायबिलिटी सबको एक अकाउंट में जो है हमने जॉट डाउन कर देना है और उसके बाद हमने एक्सपेंस को जो है वो कैलकुलेट करना है। अब कैसे करना है, इसको फॉर्मेट को हम क्विकली एक दफ़ा रन थ्रू कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली आपको जो है वो क्या कहते हैं एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स को कंबाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। तो अगर आप जो है स्टडी टेक्स्ट या रन थ्रू करते हो तो परेशान नहीं हो जाना कि उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि भाई आप सिर्फ एक्रूवल्स होती हैं, सिर्फ प्री पेमेंट्स होती हैं, फिर वो मिला के बताएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको जो है जो मेन तरीका है मैं आपको डायरेक्टली वो बता देता हूँ, सही है ना। सर एग्जाम में तो परेशानी नहीं होगी, एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरीके के अंदर सारे तरीके आ जाते हैं। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये फॉर्मेट, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी केयरफुल हियर बिकॉज दिस फॉर्मेट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सही है ना। तो इसको तमीज से समझ लोगे तो इंशाल्लाह जो है हर किस्म का सवाल तुम्हारे लिए टैकल हो जाएगा। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टैकल। अच्छा, ये जो एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का मैं अकाउंट बना रहा हूं तो ये एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं, हमें पता है, क्योंकि इनकम के लिए क्या नेम यूज होता है, रिसीवेबल और अनअर्न। ठीक है जी। तो अब ये जो एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में इधर लिख भी देता हूं एक्सपेंस पर्सपेक्टिव। अब बहुत गौर से सुनेंगे, देखें प्री पेमेंट आपको पता है प्री पेमेंट का नेचर क्या होता है। प्री पेमेंट इज एसेट और एक्रूवल इज एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से लायबिलिटी। टी अकाउंट माशाल्लाह आप सबने पढ़े हुए। पहले हम लोग जो है जो एसेट साइड होती है हम उसको प्लॉट कर लेते हैं। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, ऐसा ही है ना सर। कोई भी ओपनिंग बैलेंस अगर तुम्हें दिया हुआ हो, सवाल में दिया हुआ होगा ओपनिंग बैलेंस, यू डोंट नीड टू वरी। सवाल में तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा या तुम्हें कोई हिंट दी हुई होगी कि यार कंपनी का पिछले साल का एडवांस जो है वो आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस उसका है 30,000 या पिछले 3 महीनों का जो है कंपनी ने एडवांस में पे कर दिया, तो दैट वुड बी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस इस साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल आता है, ये एसेट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं। ठीक है जी। तो कोई भी क्लोजिंग बैलेंस हो वो आपने यहां जॉट डाउन कर देना है। इसी तरीके से अगर एक्रूवल्स हैं तो एक्रूवल्स का आपका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर आएगा, ये आपको दिया हुआ होगा या आपको हिंट दी हुई होंगी एंड यू वुड बी सपोज टू कैलकुलेट दैट। सिमिलरली इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है यहां आ जाएगा। ठीक है जी। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्लॉटिंग क्लियर है कि जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा अगर प्री पेमेंट का है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, सही है, और अगर एक्रूवल्स का है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। सिमिलरली जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उसका ऑपोजिट साइड पे आएगा। क्लोजिंग बैलेंस या तो आपको दिया हुआ होगा या फिर आपको जो है सवाल से कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैश। जो भी आपने पेमेंट की है वो डेबिट साइड पर आएगी।
जो भी आपने पेमेंट की है वो डेबिट साइड पर आएगी। इसकी लॉजिक भी है, इसकी लॉजिक भी है। सर लॉजिक क्या है, डेबिट साइड पे क्यों लिखते हैं, मैं इसको आपको बता देता हूं। देखो चूंकि ये जो अकाउंट है ये एसेट का भी अकाउंट है, ये लायबिलिटी का भी अकाउंट है, इट्स अ कॉम्बो अकाउंट ऑफ बोथ। तो जब भी आप कैश पे करते हो तो होगा क्या, अगर तो एसेट होगा तो आपको पता है कैश क्रेडिट होगा तो एसेट डेबिट होगा, और अगर तो लायबिलिटी बोलते हो कि सर लायबिलिटी कम हुई है तो लायबिलिटी का कम होना भी डेबिट होता है। सो चूंकि कैश की वजह से आपका एसेट अगर है तो वो बढ़ जाता है और लायबिलिटी है तो वो कम हो जाती है, तो एसेट का बढ़ना भी डेबिट, लायबिलिटी का कम होना भी डेबिट होता है। तो चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, ये चूंकि दोनों का अकाउंट है तो कैश की वजह से, कैश पेमेंट की वजह से ये कैश डेबिट नहीं हो रहा, ये एक्रूवल एंड प्री पेमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश इसकी नरेशन है, ठीक है ना। तो जब भी कैश आपका जो है, जब भी आप पे करोगे तो अगर तो एसेट होगा तो एसेट डेबिट हो जाएगा, या लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी भी डेबिट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि कैश को मैंने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि जब आप पे करोगे तो या तो आपका अगर एसेट है, प्री पेमेंट है ऑलरेडी, तो प्री पेमेंट और बढ़ जाएगी, और अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। एसेट का बढ़ना भी डेबिट, लायबिलिटी का कम होना भी डेबिट। तो मैं तुम्हारी आसानी के लिए एंट्री भी यहाँ लिख देता हूँ, ताकि बल्कि मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इधर 1 डाल के इधर लिख देता हूँ। एंट्री क्या होगी, अगर तो एसेट है, क्योंकि प्री पेमेंट इज एन एसेट तो वो डेबिट होगा, अगर एक्रूवल है तो लायबिलिटी कम होगी, एसेट या लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। अब आप समझ जाना है कि एक्रूवल एंड प्री पेमेंट की जगह मैंने एसेट या लायबिलिटी क्यों लिखा है, क्योंकि एक्रूवल एंड प्री पेमेंट सेल्फ एसेट और लायबिलिटी। अच्छा जी, याद रखो जब भी एक्सपेंस, जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक्सपेंस आपका क्या होगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। एक्सपेंस जिसको कुछ टीचर्स P&L के नाम से भी लिखते हैं, क्योंकि P&L का मतलब ये एक्सपेंस P&L में चार्ज होता है। तो इस अकाउंट में सर एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो एक्सपेंस अगर होगा तो या तो वो एसेट को कम करेगा, या एक्सपेंस अगर होगा तो वो लायबिलिटी को बढ़ाएगा। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना भाई, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना। एक्सपेंस अगर होगा तो होगा क्या, या तो वो एसेट को कम करेगा, एसेट का कम होना भी क्रेडिट, या लायबिलिटी को बढ़ाएगा तो लायबिलिटी का बढ़ना भी क्रेडिट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स हैं एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में। कितने आइटम्स हैं सर जी, 1 2 3 4 5 6। अब एग्जामिनर क्या करता है कि उन 6 में से कोई भी तुम्हें 5 चीजें दे देता है और छठी चीज तुम्हें निकालनी होती है। नॉर्मली, आइडियली, यूजुअली एग्जामिनर क्या करता है, ही एक्सपेक्ट्स यू कि तुम जो है ये एक्सपेंस वाला फिगर जो है ना वो कैलकुलेट करके दो। तो इस अकाउंट के ऊपर आपने अगर तमीज से ग्रिप कर ली, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टैकल दिस सिनेरियो। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के अकाउंट में मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स कौन से हैं और कहां आएंगे और क्यों आएंगे, इसकी लॉजिक क्लियर है। अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं, सही है, कि जब भी पेपर में सवाल आए तो आपने कौन सी फिगर को किस तरीके से पार्क करना है। तो इंशाल्लाह जब भी आपका एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट से रिलेटेड सवाल आता है, एग्जामिनर आपको बड़ा घुमाएगा फिराएगा कि भाई जो है पिछले साल का इस साल इतना पे किया, अगले साल का इस साल इतना पे किया, इस साल का अगले साल इतना पे किया करना है, इस साल का पिछले साल इतना पे कर चुके हैं। सो आपने कुछ नहीं करना, आपने इन्हीं अकाउंट्स में प्लॉट करना है और आपके पास जो भी फिगर बैलेंसिंग आएगी वो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इस अकाउंट पे आपको क्लैरिटी है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोगों ने जो है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का जो है टी अकाउंट का फॉर्मेट देखा और हमने लॉजिक देखी कि वाई स्पेसिफिक आइटम इज़ बीइंग क्रेडिटेड और डेबिटेड, ठीक है, और हमने मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स देख लिए। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फॉर्मेट ऑफ रिसीवेबल एंड अर्नड। सही है। अब रिसीवेबल एंड अर्नड हमें पता है जब भी इनकम होगी तो उसके पर्सपेक्टिव से ये अराइज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रिसीवेबल एंड अर्नड कब आपका ज़ीरो होगा, जब जितना आप हकदार थे या इंटाइटल्ड थे उतना ही आपको अमाउंट मिला हो, सही है ना। तो आपका रिसीवेबल या अनर्न जो है वो ज़ीरो होगा, अराइज नहीं होगा। रिसीवेबल और अनर्न आपका या एक्रूवल एंड प्री पेमेंट उसी वक्त अराइज होता है, एक्रूवल एंड प्री पेमेंट एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से, रिसीवेबल और अनर्न इनकम के पर्सपेक्टिव से। ये उसी वक्त अराइज होता है जब आपने जितना बेनिफिट लिया हो या जितना आपका हक हो उससे कम या ज़्यादा आपने दिया हो एक्सपेंस के केस में या आपको मिला हो इनकम के केस में। एक्सपेंस वाले सारा जो हम लोगों के टी अकाउंट का फॉर्मेट है उसको जो है हम लोगों ने देख लिया है। अब हम इनकम के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो अगेन अगर कोई रिसीवेबल होगा तो वो किस जगह आएगा, बीइंग एन एसेट, ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड पे आएगा।
और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। ओपनिंग बैलेंस या तो आपको सवाल में स्ट्रेट दिया हुआ होगा या फिर आपको जो है बता दिया होगा कि पिछले साल की इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई है, सही है, साल के शुरू में भी, तो आपके ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। सिमिलरली अनअर्न्ड आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, अनअर्न्ड लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं कि आपका जब भी कैश रिसीव होगा तो इनकम के केस में वो क्रेडिट साइड पर आएगा। क्रेडिट साइड पर क्यों आएगा, इसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि देखें, अगर तो आप किसी चीज़ के हकदार थे और आपको अमाउंट नहीं मिली तो आपने रिसीवेबल क्रिएट किया होगा, और अब जब आपको अमाउंट मिल जाएगी तो अब आप क्या करोगे, रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे। चूंकि ये रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड दोनों का कॉम्बो अकाउंट है तो रिसीवेबल का कम होना भी क्रेडिट, और अगर आप हकदार नहीं थे और आपको पैसे एडवांस में मिल गए तो अनअर्न्ड क्रिएट होगा, तो अनअर्न्ड का बढ़ना भी क्रेडिट। तो इस वजह से कैश जो है मैंने क्रेडिट किया इस अकाउंट में। जिस तरीके से एक्सपेंस के केस में मैंने आपको बताया था कि जब आप पे करते हो तो या तो एसेट बढ़ता है या तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो वो डेबिट होती है। एसेट बढ़ता है या लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होता है। आपने देखा होगा भी एक्सपेंस का अकाउंट ऊपर देखा है हमने, देखें डेबिट साइड पे। सिमिलरली अगर इनकम का अकाउंट है तो रिसीवेबल या अनअर्न्ड अगर आपका है, रिसीवेबल या अनअर्न्ड, तो रिसीवेबल आप अगर आपको कैश मिल रहा है तो आपका कोई एसेट है तो वो रिसीवेबल कम हो जाएगा क्योंकि आपको कैश मिल गया, या अगर आपको एडवांस में मिल रहा है तो लायबिलिटी है तो चूंकि लायबिलिटी का अकाउंट भी है तो कैश क्रेडिट कर देगा। ये कैश क्रेडिट नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली अनअर्न्ड या रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश उसकी नरेशन है, कैश आपको मिल रहा है। अच्छा, डेबिट साइड पर जो है आपका कौन सा फिगर आएगा, इनकम, जिसको कुछ टीचर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है जी, अब ये टोटल 6 आइटम्स हैं जो आपका रिसीवेबल और अनअर्न्ड के अकाउंट में आते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो इन 6 में से कोई भी आपको जो है कुछ फिगर्स देगा और आपको बाकी जो छठी फिगर है वो एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट करवाएगा। इट कुड बी एनीथिंग, बट नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो इनकम फॉर द ईयर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका अमाउंट चार्ज होना है, सही है ना, वो कैलकुलेट करवाता है जितने के लिए आप इंटाइटल्ड हो। जैसे कि मैंने आपको एक्सपेंस के केस में बताया था कि वो एक्सपेंस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड निकलवाता है, सारी फिगर्स दे देगा या घुमा फिरा के आपको कोई हिंट दे देगा कि आप जिससे निकाल सकते हो, भूल भुलैया बना के, पहेली बना के दे देगा, सही है। या सिमिलरली रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड से जो है वो इनकम फॉर द ईयर की फिगर कैलकुलेट करवाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड के टी अकाउंट पे भी जो है आपको क्लैरिटी है। मज़े की बात बताऊँ, रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड का अकाउंट जो है वो एक्रूअल एंड प्री पेमेंट का बिल्कुल रेप्लिका है, बिल्कुल मिरर इमेज होती है ना वैसे। ठीक है जी, जो वहाँ डेबिट हो रहा है वो यहाँ क्रेडिट हो रहा है। अच्छा एक बात बताएं सर जी, जो एक बंदे के लिए एक्सपेंस होगा क्या वो डिटो सेम अमाउंट दूसरे के लिए इनकम होगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो एक के लिए आपका प्रीपेड होगा दूसरे के लिए वो अनअर्न्ड होगा, जो एक के लिए आपका जो है क्या कहते हैं पेएबल होगा वो दूसरे के लिए रिसीवेबल होगा, जो एक के लिए पेड होगा वो दूसरे के लिए रिसीव्ड होगा, जो एक के लिए एक्सपेंस होगा वो दूसरे के लिए इनकम होगी। 100% पॉजिटिव कोरिलेशन है। अच्छा जी, एंड मेक सेंस ऑब्वियसली, अगर मैंने किसी को 10 रुपए दिए हैं तो ऑब्वियसली सामने वाले को 10 रुपए ही मिलेंगे ना। सो नाउ once since we are done with the format of T account, so अब मैं आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। अगर उन स्टेप्स पर आपने फोकस किया so it would be very easy for you to tackle all sort of scenarios in the exam situation. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now let's quickly move on to some tips by me while solving questions related to accruals and prepayments। ये जो स्टेप्स हैं अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह accruals and prepayments से रिलेटेड जो है ना कोई भी सिनेरियो आपका आ जाता है, so it would be very easy for you to tackle that scenario। so इस स्टेप्स को बहुत गौर से हम लोग देखेंगे। I am gonna give you a run through of all of these steps in detail। देखिए जब भी सवाल आए ना तो सवाल को तमीज़ से पढ़ के, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टिप बाई मी दैट इज़ हसन मारफानी, कि आपने जो है सबसे पहले सवाल को तमीज़ से पढ़ लेना है और सवाल में भी सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ना है सो दैट यू कैन गेट द स्कोप कि आपको करना क्या है। ठीक है,
तो आपने सबसे पहले जो है सवाल पढ़ के टी अकाउंट बना लेना है। सही है। ए एंड पी का मतलब है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का, अगर तो एक्सपेंस है, और आर एन यू मतलब रिसीवेबल्स एंड अनअर्न्ड का, अगर तो इनकम की बात हो रही है। ठीक है ना। तो जो है उसके बाद आपने क्या करना है, आपके जो भी टी अकाउंट बना के, अज्यूमिंग आपको फॉर्मेट अच्छे से आता है, फॉर्मेट में हमने डिटेल में अभी बात भी की है, रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड का एक एक आइटम मैंने आपको डिटेल में बताया है, और आपका एक्रूवल एंड प्री पेमेंट का भी मैंने डिटेल्ड एक एक आइटम उसकी प्लॉटिंग कहाँ होगी, क्यों होगी, वो भी हमने बात की है। फॉर्मेट बनाकर व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने जो है ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं, ओपनिंग बैलेंसेस वो आपने प्लॉट करने हैं रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि प्री पेमेंट है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, एक्रूवल है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सिमिलरली रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड का अगर आप टी अकाउंट बना रहे हैं तो रिसीवेबल है तो ओपनिंग साइड पर आएगा, और अगर लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा। अच्छा सर जी ये बताएं कि ये हमें सवाल में गिवन होगा या फिर हमें निकालना पड़ेगा। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एग्जाम में हो सकता है कि एग्जामिनर जो है ओपनिंग बैलेंस को डायरेक्टली दे दे, ओपनिंग बैलेंस को डायरेक्टली आपको दे दे कि भाई ओपनिंग बैलेंस इतना है, पिछले साल का क्लोजिंग रिसीवेबल या अनअर्न्ड या एक्रूवल या प्री पेमेंट इतना है, या आपको बाजुकात हिंट देगा। हिंट कैसे देगा कि भाई इस साल के शुरू में जो है पिछले 3 महीने का जो है वो एडवांस आ रहा है, सही है, या पिछले 4 महीने का अभी तक पे नहीं हुआ। तो इस तरीके की वर्डिंग होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्डिंग यू विल हैव टू एनालाइज कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा और किस जगह पर आएगा। ठीक है, अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है अकाउंटिंग पीरियड, कि आपको कितने पीरियड की अकाउंटिंग करनी है और उसका स्टार्ट डेट या एंड डेट क्या है। नॉर्मली जो है आपका ईयर एंड डेट या पीरियड एंड डेट होती है 31 दिसंबर। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनर बाजुकात जो है 31 दिसंबर के अलावा भी जो है वो डेट आपको दे सकता है, पीरियड एंड डेट। लेट से वो दे दे 30 जून, या वो दे दे 31 जुलाई, या वो दे दे 31 अगस्त, या वो दे दे 30 सितंबर। सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर तो 31 दिसंबर है तो पीरियड अज्यूमिंग 12 महीनों का है, तो कब से शुरू हो रहा होगा, 1 जनवरी से। और अगर तुम्हारा जो है ईयर एंड है या पीरियड एंड है लेट से 30 नवंबर, तो कब से शुरू होगा, 1 दिसंबर से। और ज़रूरी भी नहीं है कि अकाउंटिंग पीरियड 12 महीनों का दे, हो सकता है वो 6 महीनों का दे या 9 महीनों का दे। तो यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड द रिक्वायरमेंट वेरी केयरफुली एंड मार्क द अकाउंटिंग पीरियड के वो कितने महीनों का है, क्योंकि जितने महीनों का होगा उतने महीनों के हिसाब से ही आपने एक्सपेंस निकालना है। सो ये बहुत अहम बात है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि अकाउंटिंग पीरियड को मार्क कर लेना कि कितने महीनों का है और कब से कब तक है। स्टार्ट डेट और एंड डेट लाजमी नोट कर लेना अपने पास। ये थर्ड अहम स्टेप है बाई मारफानी। फोर्थ स्टेप, प्लॉट कैश पेड और कैश रिसीव ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। जितना इस साल जिसका तुम्हें बनाना है एक्रूवल एंड प्री पेमेंट का अकाउंट, या जिस पीरियड का तुम्हें एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, उस पीरियड में, सिर्फ उस पीरियड में जितना कैश पे हुआ है इन केस ऑफ एक्सपेंस, या जितना कैश रिसीव हुआ है इन केस ऑफ इनकम, वो तुमने उस टी अकाउंट में लिख देनी है। अज्यूम करते हैं 31 दिसंबर 2012 पूरे 12 महीनों का तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड है, तुम जो है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का अकाउंट बना रहे हो, तो 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012 के दरमियान जितनी पेमेंट या रिसीट्स हुई हैं आपने वो लिखनी है। एग्जामिनर बाजुकात बोलेगा कि भाई 2011 में भी पेमेंट हुई है, 2013 में भी पेमेंट हुई है, तो वो 2012 के अकाउंट में नहीं आएगी। 2012 का अगर तुम बना रहे हो तो सिर्फ 2012 में जो पेमेंट है सिर्फ वो आएंगी, या जो 2012 में रिसीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो आएंगे। आई एम कैटेगोरिकली एम्फेसाइजिंग, आई एम वंस अगेन एम्फेसाइजिंग कि जिस पीरियड की तुम जो है अकाउंटिंग कर रहे हो, सिर्फ उस पीरियड की जो पेमेंट है या रिसीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ टी अकाउंट में वो आएंगी। ठीक है। अच्छा, बाजुकात एग्जामिनर क्या करता है कि वो सॉल्व करते हुए वो क्या करता है, वो जो है बाजुकात बता देता है कि भाई कैश की जो पेमेंट है या रिसीट्स हैं वो हर पीरियड में या हर महीने जो है 10% से या 15% से जो भी रेट हो उससे इंक्रीज कर रही है। तो खुदा रहा देख लेना परसेंटेज अगर कोई दी हुई है तो उसको अप्लाई करके करना। अगर लेट से पहले महीने में 10,000 है, एग्जामिनर बोलता है कि भाई 1 क्वार्टर बाद 3 महीने बाद जो है पेमेंट जो है वो आपकी 10% से बढ़ जाएगी, तो शुरू के 3 महीने की 10,000 रहेगी, 10,000 इंटू 3, अज्यूमिंग 1 महीने की 10,000 है तो 10,000 इंटू 3 30,000। दूसरा क्वार्टर होगा उसकी पेमेंट 10,000 इंटू 1.1, 10% से बढ़ गई ना, तो 10,000 प्लस 10% 1,000, 10 प्लस 1 11,000, तो 11,000 इंटू 3 होंगी दूसरे क्वार्टर में। तो ये बाजू का देख लेना एग्जामिनर जो है वो एस्केलेशन क्लोज के भाई 10% से हर क्वार्टर में बढ़ रही है। सो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना, ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक चीज गौर से एनालाइज करना, तुम देखना जब तुमने कैश पेड या रिसीव जो भी इस पीरियड में रिसीव हुआ है या पे हुआ है वो तुमने प्लॉट कर दिया, तो फिर अब आखिरी चीज आ जाएगी, वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस। सही है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैसे निकलेगा तुम एनालाइज करना। देखो मैंने तुम्हें एक टिप फॉर लाइफ दी थी
कि जितना तुमने बेनिफिट लिया है या जितना अर्न किया है, अगर उतना ही तुम्हें अमाउंट मिल रहा है या पे कर रहे हो, सही है, पेमेंट इन केस ऑफ एक्सपेंस और रिसीट इन केस ऑफ इनकम, सो कोई एक्रूवल या एंड प्री पेमेंट या कोई रिसीवेबल या अनअर्न क्रिएट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना हकदार थे या जितना बेनिफिट लिया उतना ही पे कर दिया, तो नो नीड फॉर क्रिएटिंग एक्रूवल एंड प्री पेमेंट और रिसीवेबल और अनअर्न। मगर सर अगर उससे ज्यादा या कम पे किया है तो फिर रिसीवेबल या अनअर्न इन केस ऑफ इनकम या एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स इन केस ऑफ एक्सपेंस जो है वो अराइज होगा। तो आपने क्या करना है, जब आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, आपके पास कैश पेड और रिसीव्ड आपने लिख लिया, तो अब आप देखना है ओपनिंग बैलेंस और कैश पेड या रिसीव्ड को सम करके कि क्या वो ड्यूरिंग जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, क्या वो उसके इंटाइटलमेंट और या फिर अगर इन केस ऑफ एक्सपेंस है तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड क्या बराबर है। लेट्स से आपको जो है इंटाइटलमेंट थी, इनकम के परस्पेक्टिव से बात करूं 1,20,000 की, और जब आप ओपनिंग और कैश पेड को, ये कैश रिसीव्ड को मिलाते हो तो वो एक 20 ही बनती है, तो जाहिर सी बात है कोई क्लोजिंग बैलेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि जितना आपको पे करना था आपने उतना पे कर दी, जितना रिसीव करना था इन केस ऑफ इनकम उतना आपने रिसीव कर लिया। या अगर एक्सपेंस के परस्पेक्टिव से बात करूं तो लेट्स से आपने बेनिफिट लिया, आपने किराए का ऑफिस लिया हुआ था, आपने बेनिफिट आपने लिया है 1,20,000 का, और ओपनिंग और कैश को जब आप सम करते हो तो उतना ही एक 20 ही बनता है, तो आपको कोई क्लोजिंग प्री पेमेंट या एक्रूवल क्रिएट करने की जरूरत है नहीं। एक्रूवल एंड प्री पेमेंट इन केस ऑफ एक्सपेंस या अनअर्न्ड या रिसीवेबल इन केस ऑफ इनकम कब अराइज होगा, जब तुम्हारा ओपनिंग और कैश को जब तुम सम करोगे या नेट करोगे तो वो क्लोजिंग के बराबर या वो जो है इंटाइटलमेंट या बेनिफिट के बराबर नहीं होगा। तो इसके ऊपर मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कि आप कैश रिसीव्ड टुगेदर विद ओपनिंग बैलेंस को एनालाइज करो कि जितना बनना चाहिए था इस साल का और पिछले साल का सेटल होने के बाद, सही है, क्या वो इंटाइटलमेंट और बेनिफिट के बराबर बनता है जो इस साल में होना चाहिए। अगर तो बनता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस 0 होगा। और अगर तो तुम्हारा जितनी तुमने रिसीट या पेमेंट की हैं टुगेदर विद ओपनिंग बैलेंस, अगर तो वो तुम्हारी इंटाइटलमेंट या फिर जो है बेनिफिट के बराबर नहीं बनता, मतलब कमी या ज्यादती है, जितना बनना चाहिए उतना कम या ज्यादा तुमने पे किया हुआ है, तो फिर तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। सर कौन सी साइड पर आएगा, वही मेरा रूल, अगर कम पे किया हुआ है तो लायबिलिटी क्रिएट होगी इन केस ऑफ एक्सपेंस, ज्यादा पे कर दिया है तो प्री पेमेंट क्रिएट होगा इन केस ऑफ एसेट। सिमिलरली इन केस ऑफ इनकम ज्यादा रिसीव कर लिया है तो अनअर्न्ड क्रिएट होगा, सही है, और अगर कम रिसीव किया है तो रिसीवेबल क्रिएट होगा। ये सारी चीजें आ गई, तो फिर आप बैलेंस करोगे आप टी अकाउंट को, तो जब आप बैलेंस करोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कि आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है इन केस ऑफ एक्सपेंस, या आपका इनकम फॉर द ईयर कितनी है इन केस ऑफ इनकम। मैं इस स्टेप को यहाँ लिख भी देता हूँ, आप लोग भी कॉपी कर लें। बैलेंस टी अकाउंट टू कैलकुलेट expense for the year for the period। ईयर क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा पीरियड जो है वो 1 साल से कम या ज्यादा का हो। और इनकम फॉर द पीरियड एज द केस में भी, ठीक है। तो ये इनकम या एक्सपेंस फॉर द पीरियड अगर आपको टी अकाउंट से निकालना है, सो हाउ यू वुड बी कैलकुलेटिंग दैट। तो अल्लाह का शुक्र है ये स्टेप्स जो है मैंने लिखवा दिए। इनको अगर तमीज़ से, इन 6 स्टेप्स को अगर आप तमीज़ से नोट डाउन कर लेते हो और समझ लेते हो, तो आपका कोई भी सिनेरियो आएगा एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के हवाले से, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कैटर। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सरसाइज, सम क्वेश्चंस, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये इलस्ट्रेशन एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की एक बड़ी ज़बरदस्त इलस्ट्रेशन है। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। HM हैज़ हायर्ड अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट फ्रॉम मिस्टर अजीम। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। जनवरी 2010 से जून 2010 तक का जो पर मंथ रेंट है वो है आपका 5,500 पर मंथ, सही है। जुलाई 2010 से दिसंबर 2010 तक का जो रेंट पर मंथ है वो है 1000। जनवरी 2011 से जून 2011 का जो रेंट पर मंथ है वो है 1500। जुलाई 2011 से दिसंबर 2011 का जो रेंट पर मंथ है वो है 2000। जनवरी 2012 ऑनवर्ड्स का जो रेंट पर मंथ है वो है 2000। अदर इन्फॉर्मेशन में ये बोलता है, अच्छा एक चीज़ जो है तुमने याद रखनी है, जो मैं अभी मिस भी कर गया, वो है रिक्वायरमेंट। सबसे पहले पढ़नी है
कैलकुलेट पीएनएल चार्ज। पीएनएल का मतलब ये है सर आपका एक्सपेंस या इनकम जितना भी होगा, क्योंकि एक्सपेंस और पीएनएल, एक्सपेंस और इनकम जो है वो आपका पीएनएल में चार्ज होता है फॉर द ईयर 2011 एंड 2012। 2011 का भी बनाना है, 2012 का भी बनाना है फ्रॉम एचएम एंड अजीम परस्पेक्टिव। एचएम है टेनेंट, तो एक्सपेंस के परस्पेक्टिव से भी हमें कैलकुलेट करना है। अजीम है आपका लैंडलॉर्ड मालिक, तो ओनर के परस्पेक्टिव से भी कैलकुलेट करना है। ईयर एंड है 31 दिसंबर, बता दिया है ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है, सही है। मतलब हमारा जो क्या कहते हैं, अगर हम 2010 की बात करें, अच्छा ये 2011 और 2012 नहीं है, ये है 2010 और 2011, 2010 और 2011, ठीक है। तो हमें जो है 2010 का जो है, अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो इसका मतलब है 2000 कब से शुरू हो रहा होगा, 1 जनवरी 2000 से शुरू हो रहा होगा, 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक का, सही है। और 2011 कब से शुरू हो रहा होगा, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक का। ईयर एंड जो है वो है 31 दिसंबर। सो आए सर इसको क्विकली हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, फिर इनकम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर, दिस इज समथिंग रियली आई वुड से बेसिक बट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। तो आए मिस्टर एचएम, बहुत गौर से देखेंगे, स्टेप याद रखेंगे। रेंट है तो एक्रूड एंड प्रीपेड रेंट। एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट तो जेनेरिक टर्म है। अब जिस आइटम का आप बना रहे होगे 2010, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 1 हमने आइडेंटिफाई कर लिया है 1 जनवरी 2010 से, मैंने बोला था ना अकाउंटिंग ईयर आपने नोट डाउन, जो मेरे टिप्स फॉर यू नो सॉल्विंग क्वेश्चंस बाय मारफानी में, 31 दिसंबर 2010, ये है 1 जनवरी 2011 टू 31 दिसंबर 2011, सही है। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिखना है। एचएम हैज हायर्ड अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट फ्रॉम मिस्टर अजीम, द डिटेल्स आर गिवन बिलो। जनवरी 2010 को ही हायर किया है, तो इसका मतलब ये है ओपनिंग बैलेंस मेरा क्या होगा, 0 होगा। मैं इधर प्लॉट भी कर देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस इसका भी 0, कोई एक्रूड नहीं है, कोई प्रीपेमेंट नहीं है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऑप लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाना ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है, सही है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इट स्टेट्स कि भाई ये हमारे जो है ना रेंट के ऊपर इसने रेट दिए हैं कि 10 से जनवरी से जून तक का जो रेट है वो 500 पर मंथ है, जुलाई से दिसंबर का रेट है 1000 पर मंथ, जनवरी 11 से जून 11 तक का रेट है 1500 पर मंथ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अदर इन्फॉर्मेशन में इट स्टेट्स कि अब हमने पढ़ना है ये जो इसने किया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, याद रखना, स्टेप्स बाय मारफानी फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन का, कि टी अकाउंट बनाने के बाद ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ओपनिंग बैलेंस के बाद ईयर एंड आपने आइडेंटिफाई करना है और पीरियड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो भी कैश की आपने पेमेंट की है जिस अकाउंटिंग पीरियड में। अभी हम कौन सा अकाउंटिंग पीरियड की बात करें, 2010 की। तो अब 2010 में जितनी भी पेमेंट हुई है, 2010 में जितनी भी पेमेंट हुई है वो सारी आपने अकाउंट में लिख देनी है। अच्छा, रेंट फॉर जनवरी 2010 टू जून 2010 वॉज पेड ऑन जून 30 2010। पेमेंट कब हुई है सर, जून 30 2010 को। तो क्या ये मैं 2010 में लिखूं, जी सर बिल्कुल लिखेंगे। किसी भी पीरियड की पेमेंट की हो, अगर 2010 में की है तो आप 2010 के अकाउंट में लिखेंगे। सर पेमेंट कब की है, 30 जून 2010 को, तो मैं इधर लिख देता हूं पेमेंट हुई है 30 जून 2010 को कैश। आपने कितना पे किया है, जनवरी से लेके जून तक का कितने महीनों का पे किया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीनों का पे किया है। एक महीने का रेंट कितना था, जनवरी से जून तक का 500 था, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 6 कितने होते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ 500 मल्टीप्लाई बाई 6 कितने होते हैं, 3000। ठीक है, जो पेमेंट आपने 2010 में की है, चाहे वो 11 से हो, 12 से हो, 13 से हो, 9 से हो, 8 से हो, 7 से हो, 6 जिस साल से भी हो, जो 10,000 में पेमेंट की है 2010 में आपने वो इनकॉर्पोरेट करनी है। नेक्स्ट पेमेंट कब की है, रेंट फॉर जुलाई 2010 टू सितंबर 30 2010, 3 महीनों की, जुलाई अगस्त सितंबर की पेमेंट कब की है, सितंबर 30 2010 को आपने पेमेंट की है। तो सर यहाँ लिख देते हैं सितंबर 30 2010 कितना होता है, 30 सितंबर 2010। कैश आपने फिर पे किया है 2010 में, कितना पे किया है,
जुलाई से लेकर सितंबर तक का 3 महीनों का 1 महीने का जो रेंट है वो जुलाई से दिसंबर 2010 तक की रेंज अगर आप देखो तो 1000 रुपये आ रहा है। सही है, तो सर 1000 इंटू 3 कितना होता है? 3000। 30 सितंबर 2010 को मैंने यहाँ लिख दिया 3000। सही है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बोलता है कि रेंट फॉर अक्टूबर 2010 टू 30 जून 2011 was paid on 30 जून 2011। 30 जून 2011 को पेमेंट किए। तो बताएं 2010 में इसको मैं लूँ या नहीं लूँ? नहीं सर, इसको मैं 2010 में नहीं लूँगा, क्योंकि हमें जो टी अकाउंट में लेना है वो 2010 में जो पेमेंट हुई है वो लेनी है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? हमने देखना है कि ओपनिंग और जो आपने कैश पे किया है उसके बाद जो इंटाइटलमेंट आपकी जितनी जो है बेनिफिट जो आपने लिए थे जिस साल के, क्या पेमेंट उसने के बराबर है या नहीं। तो सर अगर आप देखें तो आपका साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010। इसका मतलब ये कि पूरे 12 महीनों की आपने सर्विसेज ली हैं, तो आइडियली 12 महीनों की पेमेंट होनी चाहिए थी। बट आपने जो पेमेंट की है, अगर आप देखो ओपनिंग तो 0 था, आपने जो पेमेंट की है 2010 में वो 6 और 3 कितने महीनों की है आपने जो पेमेंट की है वो 9 महीनों की है। आपने बेनिफिट या मजे लिए हैं 12 महीनों के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने जो है ऑफिस में रहे हो, मगर आपने जो पेमेंट की है वो 9 महीनों की है। तो जल्दी से बताओ, बेनिफिट ज्यादा लिए पेमेंट कम किए तो क्या क्रिएट होगा? लायबिलिटी। तो सर आपका लायबिलिटी का आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आता है? इस साइड पर आता है क्लोजिंग बैलेंस। सही है ना? कितने महीनों का? 3 महीनों का। सर कितना रेट होगा? रेंट पर मंथ कितना था? सर अगर आप देखें तो इसने बताया हुआ है जुलाई से लेकर दिसंबर 2010 तक का जो रेंट है पर मंथ वो 1000 रुपये। सही है, तो इंटू 1000, तो इधर मैंने लिख दिया 3000। ठीक है जी। सर कोई क्लोजिंग बैलेंस है? सर कोई क्लोजिंग प्रीपेड है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो आखिरी स्टेप है वो है बैलेंस करना। जब हमने बैलेंस किया तो हमें पता चल गया हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर 2010, जिसको मैं बोलता हूँ P&L में जितना चार्ज होगा वो कितना आ रहा है? बैलेंस आउट करो कितना आ रहा है? 3 + 3 + 3, ये आ रहा है 9000। ठीक है जी। इसको मैं देसी तरीके से भी निकलवा के बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए, देसी तरीके से भी निकलवा के बता देता हूँ आपको। मुझे बताएं 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 पूरे 12 महीने होते हैं। सर आप ऐसे भी तो कर सकते थे आसान तरीके से। भाई सर देखें, जनवरी से जून तक का कितना रेट था? पूरे 12 महीनों के आपने बेनिफिट लिए ना, 6 × 500, ये जनवरी से सर आप ऐसे भी तो कर सकते थे। जी बिल्कुल, ये 9000 डायरेक्टली भी निकल सकता था। जन टू जून 500 × 6, ये आ जाता 3000। और इसके बाद जुलाई से लेके दिसंबर तक का आपने जो बेनिफिट लिया है पूरे 6 महीनों का लिया है, 1000 रुपये का रेट था, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। जुलाई टू दिसंबर 1000 × 6, 6000। आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे 9000। जी बिल्कुल, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, मगर चूंकि ये तो एक आसान सी इलस्ट्रेशन है, बेसिक इलस्ट्रेशन है, तो तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे एक्सपेंस। बट आगे जाके ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो तुम अगर टी अकाउंट पे ग्रिप करोगे ना तो जितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी टी अकाउंट के जरिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है जी। तो मैंने तुम लोगों को एक देसी तरीका भी बता दिया, मोटा मोटा हिसाब जिस तरीके से करते हैं, और टी अकाउंट के जरिए भी बता दिया। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, यही सिनेरियो, यही सिचुएशन को सामने रखते हुए 2011 का हम बना लेते हैं। अच्छा मुझे पता है जो 2010 का क्लोजिंग है वो 2011 का ओपनिंग है। तो सर ओपनिंग कोई प्रीपेड आ रहा है? नहीं, 2011 का तो नहीं आ रहा क्योंकि क्लोजिंग 0 है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो क्लोजिंग 0 है तो ओपनिंग भी 0 हो गया। 2011 का ओपनिंग कोई एक्रूवल आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, 3000। अच्छा जी, ये हमने प्लॉट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज़रा। अब ये बोलता है 2011 से जनवरी 2011 से जून 2011 का जो रेट पर मंथ है वो है 1500। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। अब ये बोलता है कि रेंट फॉर अक्टूबर 2010 टू जून 30 2011 वो पे किया है हमने जून 30 2011 को। अब हमें देखना है हमने कैश जो है जो 2011 में जितना पे किया है वो हम प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ 30 जून 2011 को पेमेंट की है
कितनी पेमेंट की है? अक्टूबर से लेके जून 30 2011 तक की 9 महीनों की पेमेंट की है, अक्टूबर से दिसंबर 2010 और जनवरी से लेके जून, ये 6 महीने। अच्छा हमें पता है अक्टूबर से दिसंबर तक का कितना रेट था? 3 महीने थे, 1000 इंटू 3 प्लस 1500 इंटू 6, ऐसा ही है ना। टोटल 9 महीनों की पेमेंट की है ना, खुद ये बोल रहा है अक्टूबर से जून तक की पेमेंट की है, सही है। अक्टूबर से जून तक की पेमेंट की है, टोटल 9 महीने होते हैं। हमें पता है अक्टूबर से दिसंबर 2010 तक का जो रेट था वो 1000 था, सही है। और जो जनवरी से लेके जून तक का रेट था वो 1500 था। तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? 12,000 आ रहा है। अच्छा जी, ये 12,000 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोलता है कि भाई हमने जो है रेंट फॉर जुलाई 2011 टू मार्च 31 2012 वो पेमेंट की है हमने 1 जुलाई 2011 को। 2011 में पेमेंट की तो 2011 में, और रेट क्या था? जुलाई से लेकर दिसंबर तक का रेट 2000 था, और इनफैक्ट 2012 ऑनवर्ड्स भी 2000 था। तो आए जल्दी से हम लोग लिख देते हैं इधर, 1 जुलाई को पेमेंट हुई है कैश की, कितनी? जुलाई से लेके मार्च 2012 तक कितने होते हैं? 9 महीने होते हैं। 9 महीने, रेट कितना है? 2000, तो ये कितना हो गया? 18,000। ठीक है, स्टेप्स याद रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान होगा। अब हमने देखना है कि हमारे ओपनिंग और जो कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर है, क्या वो मिला के जितना हमने बेनिफिट लिया है, क्या उतना पेमेंट की हमने या उससे ज़्यादा कर दी है। तो अगर आप एक बात नोट करें तो जनवरी से लेके दिसंबर तक जो है क्या कहते हैं, मैंने बेनिफिट लिया है 2011, जनवरी 2011 से दिसंबर 2011, बट जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो मैं मार्च 31 2012 तक की कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 3 महीने ज़्यादा की पे कर रहा हूँ। अगर तो मैं पेमेंट दिसंबर 2011 तक की करता तो मैं बोलता जितना बेनिफिट लिया उतनी पेमेंट कर दी है, मगर मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो 3 महीने इजाफी की कर रहा हूं। मैं 2011 के अंदर 2012 की भी पेमेंट कर रहा हूं। इसका मतलब है क्या क्रिएट होगा? प्री पेमेंट क्रिएट होगी। कितने महीनों की? 2000 इंटू 3 मंथ्स, जनवरी 2012, फरवरी 2012, मार्च 2012, तो कितना हो गया? 6000। ठीक है जी। तो आपने ये देखना है आपका जहां साल खत्म हो रहा है उससे ज्यादा अगर पे कर रहे हो तो ईमान रखो प्री पेमेंट क्रिएट होगा, उससे कम पे कर रहे हो तो ईमान रख लो एक्रूवल क्रिएट होगा। जल्दी से बताओ एक्सपेंस फॉर 2010 कितना है? 2011। बैलेंस आउट करेंगे कितना आ रहा है? 12 18, ये 30 माइनस 3, ये आ गया 21,000। अच्छा जी सर, एक जो आसान सा जो है देसी तरीका है उससे करवा दें, आसान सा कर लेते हैं। भाई जनवरी से जून रेट कितना था हमें बताया ना, पूरे 2011 के पूरे 12 महीने, 1500 इंटू 6 9,000, और जुलाई से दिसंबर का रेट क्या था? 2000 इंटू 6 12,000। आप देसी तरीके से भी कर सकते हैं, 21,000। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि इस सवाल में जो एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का जो आपने अकाउंट बना के एक्सपेंस फॉर 2010 और 11 निकाला है तो वो किस तरीके से निकाला है। एंड आई एम वंस अगेन री एम्फेसाइजिंग, ये जो मैंने स्टेप्स आपको लिखवाए हैं ये फॉर लाइफ हैं बाय हसन मारफानी, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। इंशाल्लाह जो सवाल होगा आपका इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टेकल। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन को अभी हम क्विकली देख लेते हैं लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से, इनकम के पर्सपेक्टिव से, कि जो है मिस्टर अजीम के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट होगा। सो आई लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दिस फ्रॉम मिस्टर अजीम्स पर्सपेक्टिव। यही चीज़ है बिल्कुल जैसे हमने एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का अकाउंट बनाया है, बिल्कुल इसका 360 डिग्री रेप्लिका होगा, मिरर इमेज होगी, बट वो इनकम के पर्सपेक्टिव से होगी। जो आंसर्स यहाँ आए वही आंसर्स जो हैं अभी मिस्टर अजीम के पर्सपेक्टिव से आएंगे, बट वो इनकम के पर्सपेक्टिव से। तो आए हम जल्दी से अकाउंट बना लेते हैं। मिस्टर अजीम, रेंट रिसीवेबल स्लैश अनअर्न 2010, ठीक है, ये 2010 का बना लेते हैं हम।
आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। और इसी तरीके से यहाँ रेंट रिसीवेबल स्लैश अनअर्न ये बना लेते हैं 2011 का। ठीक है जी। अब हमें पता है अकाउंटिंग पीरियड हम लिख लेते हैं 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011। ठीक है जी। अब चूँकि सवाल का हमें जो है वो मॉडलिटीज़ पता हैं, तो हमें पता है 2010 में ओपनिंग तो कुछ भी नहीं था क्योंकि साल के शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इनकम के केस के अंदर जो भी कैश होता है वो इस तरफ आता है, हम जल्दी से देख लेते हैं। रेंट फॉर जनवरी 2010 जून 2010 पेमेंट हुई है, मतलब हमें रिसीव हुआ है जून 30 2010 में। तो 2010 में जो भी पेमेंट हुई होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ 30 जून 2010 कैश मिला है कितना 6 इंटू, हमें पता है रेट कितना था जनवरी से जून 2010 तक का 500 पर मंथ था 500, तो ये कितना आ रहा है 3000। इसी तरीके से फिर जो हमें रिसीट हुई है वो कब हुई है, जो जुलाई से लेके सितंबर 3 महीनों की, सितंबर 30 2010 में जो है वो उसने पे किया है, मतलब हमें रिसीव हुआ है 30 सितंबर 2010 को कैश मिला है 3 महीनों का 3 इंटू 1000, ये हो गया आपका कितना हो गया 3000। ऐसा ही है। अब अगर आप एक बात नोट करो तो आपने जो पेमेंट आपको मिली है वो मिली है 9 महीनों की, या रिसीट जो मिली है वो मिली है 9 महीनों की, जबकि आपने सर्विसेज दी हैं, इंटाइटलमेंट है पूरे 12 महीनों की। तो क्या आपका क्रिएट होगा, रिसीवेबल क्रिएट होगा। रिसीवेबल इस तरफ आता है ना इनकम के परस्पेक्टिव से। ओपनिंग अगर आपका डेबिट साइड पे तो क्लोजिंग रेट, आपका रेट कितना था पर मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर 2010 तक का 1000, तो 3 इंटू 1000 ही हो गया 3000। तो जब आप बैलेंस करोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है इधर, इनकम फॉर 2010 कितनी आ रही है आपकी 9000। एंड यू वुड अप्रिशिएट कि 2010 का एग्जैक्टली जो एक्सपेंस आ रहा है मिस्टर HM का, जो टेनेंट है उनका भी 9000 आ रहा है और आपकी इनकम भी 9000 आ रही है। सही ना, बिल्कुल इनकम का जो अकाउंट होगा वो एक्सपेंस का बिल्कुल 360 डिग्री रेप्लिका होगा। सिमिलरली अब हम 2011 के अकाउंट की बात कर लेते हैं। अगेन 2011 का जब हम बना रहे हैं तो जो इस साल का क्लोजिंग वो अगले साल का ओपनिंग। ठीक है, ये 3000 हो गया, कोई अनअर्न नहीं है, ओपनिंग 0। अब हम देख लेते हैं 2011 में हमें जो है कितनी हमें रिसीट्स हुई हैं। तो पहली जो रिसीट हुई है आपकी 2011 में वो हुई है जून 30 2011 को, अक्टूबर 2010 से जून 30 2011 तक की। तो जो भी रिसीट हुई हैं 30 जून 2011 कैश में इधर लिख देता हूँ। 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1000 के हिसाब से, और 2011 के 6 महीने 2000 इंटू 6, तो ये कितना आ रहा है 9000। ये 2000 नहीं 1500, आई एम सॉरी 1500 रेट था। देख लो जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो रेट, जनवरी 2011 से जून 2011 का जो रेट है वो 1500 है। ठीक है जी, 1500 इंटू 6 ये कितना बनता है 9 और ये 12000। अच्छा, इसके बाद जो पेमेंट हुई है वो 1 जुलाई 2011 को हुई है, जुलाई से लेके 2011 से मार्च 31 2012 तक की। तो मैं लिख देता हूँ 1 जुलाई 2011 को पेमेंट हुई है कैश की, कितने महीनों की 9 महीनों की 2000 के हिसाब से, ये हो गया 18000। अगर आप एक बात नोट करो तो आपको जो रिसीव हुआ है, आपने जो बेनिफिट्स दिए हैं या इंटाइटलमेंट है वो 2011 दिसंबर तक की है, बट जो आपको रिसीव हो रहा है वो मार्च 2012 तक का रिसीव हो रहा है, 3 महीने ज़्यादा का। तो अनअर्न्ड क्रिएट होगा, तो अनअर्न्ड आपका इस साइड पे आ जाता है। क्लोजिंग 2000 इंटू 3 इट कम्स टू 6000। जब आप बैलेंस करोगे तो आपके पास जो है इनकम फॉर द ईयर, इनकम फॉर 2011 कितना आ रहा है आपका ये 21000। सो यू वुड अप्रिशिएट कि जो सामने वाले का एक्सपेंस था वो हमारा इनकम था फ्रॉम मालिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ओनर पर्सपेक्टिव।
जो सामने वाले का एक्रूड था वो हमारे लिए रिसीवेबल था, जो सामने वाले के लिए प्रीपेड था वो हमारे लिए अनअर्न्ड था। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स और अनअर्न्ड और रिसीवेबल का अकाउंट जो है उस पर क्लैरिटी है, और इंशाल्लाह अब जो भी सवाल होगा एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट से रिलेटेड, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टेकल दैट। अच्छा जी, अगर आप स्टडी टेक्स्ट को देखोगे ना तो इसके अंदर इसने जो है पहले सिंगल अकाउंट सिस्टम, टू अकाउंट सिस्टम, मतलब टू अकाउंट सिस्टम का मतलब ये है कि वो जो है एक्रूड और प्रीपेड को अलग अलग रख रहा है, सही है ना। तो परेशान नहीं होना, तुमने एक ही अकाउंट बनाना है जिसमें एक्रूड और प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट साइड पे डाल के एक ही तुमने फिगर जो है, सही। तो परेशान नहीं होना कि सर स्टडी टेक्स्ट में जो है वो तो जो है पहले एक्रूड और प्रीपेड को अलग अलग करके बताया है, फिर साथ भी बताया है, तो डायरेक्टली हम साथ कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर इज लीज बॉदर्ड अबाउट कि तुम कौन सा सिस्टम भी, कौन सा मेथड भी यूज़ करो, ही इज़ बॉदर्ड अबाउट आंसर एंड योर लॉजिक, सही है। तो परेशान नहीं होना। अच्छा जी, इसी सोच के साथ आए, अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस क्वेश्चन। इट स्टेट्स write up a ledger account under two account system in a single account system for the year ended April 30, 2004। आपको पता है कि हम टू अकाउंट सिस्टम पे बात ही नहीं करते, हम सिंगल अकाउंट सिस्टम पे एक ही जो है शॉर्ट एंड स्वीट सा हम लोगों का मेथड है जो हमने सीखा है। वी शैल बी कैलकुलेटिंग एक्सपेंस और इनकम वट एवर द केस इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल अकाउंट सिस्टम। सिंगल अकाउंट का मतलब ये है जो भी एक्रूड एंड प्रीपेमेंट होगी उन सबको एक ही अकाउंट से आप जो है वो एक ही अकाउंट में प्लग इन करेंगे, और एक्सपेंस या इनकम का फिगर अगर रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड है तो एक्सपेंस और इनकम का फिगर अकॉर्डिंगली जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। Adil Engineering has two motor vehicles that are used within the business. The expense of running these vehicles and insuring these vehicles, एक है vehicle running expense and insuring these vehicles are recorded as vehicle running expense। सही है, अच्छा सबका एक ही अकाउंट में ये बना रहा है। At May 1st 2003 there are repair bills accrued of 4780। बिल्स हैं कुछ जो accrued आ रहे हैं, accrued का मतलब क्या है, पेएबल है। Petrol bills accrued of rupees 12,000 and insurance that has been prepaid of rupees 2,900। सही है, उसने जो है एक ही अकाउंट खोला हुआ है व्हीकल रनिंग एक्सपेंस के नाम से, उसके अंदर इंश्योरेंस भी डाल रहा है, मेंटेनेंस वगैरह के सारे खर्चे डाल रहा है, कुछ एक्रूवल्स हैं, कुछ प्री पेमेंट्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड April 30, 2004 फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। 2004 में ये ट्रांजेक्शंस हुई हैं। 30 जून 2003 को पेड रिपेयर बिल्स टू वर्कशॉप को पेमेंट हुई है 6,980 की। 1 सितंबर 2003 को पेड इंश्योरेंस फॉर वन ऑफ द मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर टू August 31, 2004। August 31, 2004 तक की इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है पूरे एक साल की। 1 दिसंबर 2003 को पेड इंश्योरेंस फॉर अदर टू व्हीकल्स फॉर द ईयर टू नवंबर 30, 2004। इंश्योरेंस की जो है बाकी दो व्हीकल्स की इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है नवंबर 30, 2004 तक की। और 30 अप्रैल 2004 को पेट्रोल के बिल पे किए 1,30,000। 8 April 30, 2004 there were repair bills unpaid totaling rupees 3,560 and no petrol bill was outstanding। और कोई पेट्रोल का बिल आउटस्टैंडिंग नहीं था। अब आए इस सवाल को, किचड़ी जो पकी हुई है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें और जो है इसको सॉल्व करें। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर सिंस इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू लुक एट। Solution to example 3 of study text। पेज नंबर भी मैं आपकी आसानी के लिए डाल देता हूँ, पेज नंबर है 122, पेज 122, ठीक है। अब हम व्हीकल रनिंग जो है उसकी अकाउंट बना लेते हैं। व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस एक्रूवल एंड प्री पेमेंट, ठीक है जी। मैं टी अकाउंट बना लेता हूँ। टी अकाउंट बनाने के बाद मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो भी करने से पहले मैंने अपना पीरियड देख लिया। पीरियड है April 30, 2004 और पूरे ईयर का आपने बनाना है। ईयर का खुद बोल रहा है ये, तो अगर मैं बोलता हूँ मेरा ईयर एंड है April 2004, इसका मतलब है ये स्टार्ट कब से हो रहा होगा, 1 मई 2003 से
30 अप्रैल 2004 तक, ऐसा ही है। 1 मई 2003 से 30 अप्रैल 2004 तक का हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जिसकी हमने अकाउंटिंग करनी है, हमने एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है या जो पीएनएल में जाएगा अमाउंट वो निकालना है। ठीक है जी, आए अब इस सवाल को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। इट स्टेट्स Adil Engineering has 2 motor vehicles that are used within business. The expense of running these vehicles and ensuring these vehicles are recorded in vehicle running expense. At May 1st 2003 there are repair bills accrued of rupees 4780. कुछ रिपेयर बिल्स थे जिनका एक्रूड का मतलब क्या है, ओपनिंग जो है 1 मई 2003 को पेएबल थे 4780 और पेट्रोल बिल्स जो एक्रू थे वो थे 12000। तो टोटल पेएबल आपका कितना था, 4780 और 12000 कितना होता है, 4780 और 12000 कितना होता है, सम करके बताते हो 4780 और 12000 कितना होता है, चार 4780 और 12000 कितना होता है, सम करके बताते हैं। $16,780। ज़बरदस्त, 16,000। अगर तुम चाहो तो मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, ये दो कौन कौन से हैं, रिपेयर एंड पेट्रोल बिल। तुम्हारी आसानी के लिए मैं लिख भी देता हूँ, रिपेयर प्लस पेट्रोल बिल, ठीक है, ताकि ट्रैकिंग रहे। इसके बाद ये बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड अप्रैल 30 एन इंश्योरेंस दैट हैज़ बीन प्रीपेड ऑफ ₹2900, और इंश्योरेंस जो है वो प्री पेमेंट आ रही है 2900 की, 2900 इंश्योरेंस। ठीक है जी, ये सवाल में दिया हुआ था डायरेक्टली तो मैंने यहां पार्क कर दिया। नाउ इट स्टेट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड अप्रैल 30 2000 फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। ये पेमेंट हुई है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, जो पेमेंट हुई है वो लिखते जाते हैं। 30 जून 2003 को रिपेयर बिल्स पे किए हैं, 30 जून 2003 कैश कितना पे किया है, 6980। ठीक है जी, 6980। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट हमने की है 1 सितंबर 2003 को, पेड इंश्योरेंस फॉर वन ऑफ द मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर टू 31 अगस्त 2004। 31 अगस्त 2004 नीचे, मतलब हमने पेमेंट की है इंश्योरेंस की। पहले हम पेमेंट लिख देते हैं, बाद में देखते हैं क्लोजिंग कितना है और ओपनिंग कितना है। अच्छा जी, तो ये बोलता है 1 सितंबर 2003 को हमने पेमेंट की है। पहले पेमेंट लिख लेते हैं जो इस साल की है, फिर देखेंगे ज़्यादा की है या कम की है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। पेमेंट कितनी की है, 34,800, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पेमेंट कब की है, 1 सितंबर 2003 को 34,800 की। 1 सितंबर 2003 कैश 34,800, ठीक है ना। मैं ज़्यादा की या कम की अभी उस पर नहीं जा रहा, जो पेमेंट हुई है 2004 वाले पीरियड में, 2004 का पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 मई 2003 से 30 अप्रैल 2004 तक का, वो मैं जॉट डाउन कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद पेमेंट की है 1 दिसंबर 2003 को, हमने एक और मोटर व्हीकल के लिए पेमेंट की है 1 दिसंबर 2003 को, नवंबर 30 2004 तक की 39,000। अभी मैं ये लिख लेता हूँ कि कब पेमेंट की है, वो कितनी पेमेंट की है, कब तक के लिए की है, उसको इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल, वो हम बाद में देखेंगे। 1 दिसंबर 2003 को 39,000 की, 39,000। अच्छा जी, इसके बाद 30 अप्रैल 2004 को पेट्रोल बिल की पेमेंट की है 1,30,000, तो वो भी लिख देते हैं, हमारे पीरियड में ही है। 30 अप्रैल 2004 को पेमेंट की है 1,30,000। अच्छा जी, ये मैंने प्लॉटिंग कर दी। अब ये बोलता है, नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था, अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस या तो दिया हुआ होगा या हमें निकालना पड़ेगा। ये बोलता है अप्रैल 30 2004 देयर वर रिपेयर बिल्स अनपेड टोटलिंग ₹3,560। अभी भी रिपेयर बिल थे 3,560 के जो अनपेड थे, पेएबल हैं। एंड नो पेट्रोल बिल वाज आउटस्टैंडिंग, और कोई पेट्रोल का बिल आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो 3,560 क्लोजिंग आ रहा है, 3,560 क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, अब
बात कर लेते हैं कि सर जी कोई इंश्योरेंस में ना हमें थोड़ा सा खटका है कि इंश्योरेंस की जो पेमेंट है वो हमने ज़्यादा की हुई है, क्योंकि माशाल्लाह तुम लोग तेज़ हो, तुम लोगों को पता है जो हमारा ईयर एंड है वो अप्रैल 2004 का है, बट इंश्योरेंस आप जो पे कर रहे हो 1 सितंबर 2003 को वो अगस्त तक की कर रहे हो, और जो 1 दिसंबर की आप कर रहे हो वो नवंबर 30 2004 तक की कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका तो ईयर एंड अप्रैल 2004 को ख़त्म हो रहा है, मगर आप पहली जो पेमेंट कर रहे हो वो 6 महीने ज़्यादा की कर रहे हो, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने ज़्यादा की, और जो दूसरी पेमेंट है वो 6 महीने ज़्यादा की। तो इसका मतलब ये है कि सर क्लोजिंग में प्रीपेड आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। तो आए इसकी वर्किंग कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस इंश्योरेंस वर्किंग 1 इधर कर लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस। अब अगर आप पहला वाला देखो जो इंश्योरेंस हमने पे किया है 1 सितंबर को, वो पे किया है अगस्त 2004 तक का। सही है। हमारा ईयर एंड क्या है, हमारा है 30 अप्रैल। अच्छा ये सर ये अगस्त 2004 तक का, सर ये पूरे साल का आपने पे किया है, यानी आपने जो ये पेमेंट की है वो आपने पेमेंट की है 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त तक की। खुद बोल रहा है ना, फॉर द ईयर, पूरे साल की है। आपने 1 सितंबर को जो पेमेंट की है वो पूरे साल की है, मगर वो साल कब खत्म हो रहा है, अगस्त 2004 में, जबकि हमारा साल कब खत्म हो रहा है, अप्रैल 2004 में। तो हमने क्या किया, हमने जो इधर लिख दिया, सही है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने महीनों का, सर ये 34,800 जो था ये पूरे साल का था, मगर इस ये जो पेमेंट है इसका साल ख़त्म हो रहा है, अगर डिवाइड बाय 12 करूँगा तो 1 महीने का आ जाएगा। सर हमारा साल ख़त्म हो रहा है 30 अप्रैल को, मगर पेमेंट हो रही है अगस्त तक की, तो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने, 4 महीने का इजाफी पे कर रहा हूँ। तो मुझे बताते हो 4 महीने का कितना आता है, 4 महीने का कितना आ रहा है बताते हो। इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट करो, मैं दूसरा कर लेता हूँ। जो 1 दिसंबर को इसी तरीके से पेमेंट हुई है 11,400, थैंक यू। इसी तरीके से जो 1 दिसंबर को पेमेंट हुई है, ये जो इंश्योरेंस की, ये आपने कब पेमेंट, ये आपने कब तक के लिए पेमेंट की है, सर ये आपने पेमेंट की है नवंबर 2000, पूरे साल की है, नवंबर 30 2004 तक की। सही है। मगर हमारा जो ईयर एंड है वो ख़त्म हो रहा है ये पीरियड 30 अप्रैल 2004 को, तो मैंने 39,000 डिवाइडेड बाई 12, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 7 महीनों की इजाफी की है, मल्टीप्लाई बाई 7 करो, कितना आ रहा है ये, अरे 11,600 आ रहा है। सही है, थैंक यू। दूसरा वाला कितना आ रहा है, $22,750। सम करके बताएंगे कितना आ रहा है, 22,750 प्लस 11,600 करेंगे कितना आ रहा है, 33,750, 34,000 मेरे ख्याल से 34,350 आ रहा है, 34,350 आ रहा है जी। और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 34,350। अब बैलेंस करो और मुझे बताओ एक्सपेंस फॉर द ईयर अप्रैल 2004, पूरा साल है ना, 30 अप्रैल 2004 को ख़त्म हो रहा है। बताओ कितना आ रहा है एक्सपेंस फॉर द ईयर, कितना आ रहा है मुझे बताओगे प्लीज़। एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ रहा है, डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे, जल्दी जल्दी छेती छेती, डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे और मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। सारे डेबिट को सम करो, उसमें से ये माइनस करो, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ रहा है बेटा, 1,66,110। सो आई होप आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। आई एम श्योर जो मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं उससे आपको बहुत आसानी हो गई है। वो स्टेप्स फॉर लाइफ बाई मारफानी है, इसको आपने ज़िंदगी भर याद रखना है। तो इंशाल्लाह आपको एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के किसी सवाल में कोई मसला नहीं होगा। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब क्विकली एग्जांपल 3 देख लेते हैं। राइट अप लेजर अकाउंट्स अंडर 2 अकाउंट सिस्टम, इसको डिलीट कर देते हैं। एंड सिंगल अकाउंट सिस्टम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 के लिए हमें जो है वो टी अकाउंट बनाना है।
bonds owns various properties which he rents. Some tenants pay in advance, some in arrears. During 2013, rent collected was 229,500. Rent receivables and paid in advance at the statement of financial position dates were as follows. सर इनकम के पर्सपेक्टिव से हमें जो है वो बात करनी है. आए जल्दी से हम लोग अकाउंट बना लेते हैं. रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड. ठीक है जी. आए हमें कौन से साल का बनाना है? 2013 का बनाना है. ईयर एंड हमें पता है 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013. ऐसा ही है. अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग. इसने बताया हुआ है 31 दिसंबर 2012. अच्छा, हमें 2013 का बनाना है, तो हमारे लिए जो 2012 का है ये आपका हो गया ओपनिंग, 2012 हो गया ओपनिंग और 2013 हो गया क्लोजिंग. रेंट ओड बाई टेनेंट्स. ओड बाई टेनेंट्स मतलब उन्होंने पे करना है, तो हमारे लिए रिसीवेबल है. ये है आपके लिए रिसीवेबल. रेंट ओड बाई टेनेंट्स ये हमारे लिए रिसीवेबल्स है. रेंट प्रीपेड बाई टेनेंट्स ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए अनअर्न्ड है. प्रीपेड का मतलब है उन्होंने ज़्यादा पे कर दिया है. तो सर ओपनिंग बैलेंस जो है रिसीवेबल का कितना है? 34,200 और 40,500. 34,200 ओपनिंग है और 40,500 क्लोजिंग है. तो इधर मैं लिख देता हूँ ओपनिंग 34,200 और क्लोजिंग 40,500. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अनअर्न्ड जो है 20,700 और 15,300 ओपनिंग और क्लोजिंग. 20,700 और 15,300. 20,700 और क्लोजिंग 15,300. ऐसा ही है. ठीक है सर. अब बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमें जो कैश रिसीव हुआ है वो हुआ है 2,29,500. तो वो मैं यहां प्लग इन कर लेता हूं 2,29,500. तो जल्दी से बताएं इनकम फॉर 2013 कितनी है जो कि पीएनएल में चार्ज होनी है? बताते हैं मुझे. बताते हैं बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है बताते हैं? बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है बताते हैं? डायरेक्ट मैं देखकर ही बता देता हूं तुम्हें बैलेंसिंग फिगर. ये तुम्हारा है 2,41,200. ज़बरदस्त. थैंक यू बच्चों. 2,41,200. मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है. सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर आफ्टर अटेम्प्टिंग सेवरल इलस्ट्रेशंस यू पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट कि किस तरीके से एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स और अनअर्न्ड और रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है और किस तरीके से जो है हमें रिलेवेंट फिगर्स जो भी मिसिंग फिगर्स हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है. एग्जाम्पल 7. कर्क स्टार्टेड अ बिजनेस. सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं. राइट अप अ वाटर लेजर एक्सपेंस अकाउंट फॉर 2012 एंड 2013. 2012 और 2013 के लिए बनाना है. अभी फिलहाल बी रिक्वायरमेंट को छोड़ते हैं. कर्क स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2012. अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012. अ न्यू वेयर हाउस वॉज अक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2012. एक नया वेयर हाउस हमने ख़रीदा है 31 मार्च 2012 को. On 21 अप्रैल 2012 कर्क रिसीव्ड अ वाटर बिल डिमांड ₹1 million फॉर द 12 months to 31 मार्च 2013. पेमेंट वॉज मेड इन फुल ऑन 30 अप्रैल 2012. पेमेंट हमने जो है क्या कहते हैं अप्रैल 2012 को जो है वो पेमेंट की है हमने. सही है. फिर 31 दिसंबर 2013 के लिए बोलता है कि एन ऑफिस एक्सटेंशन वॉज बिल्ड. द वाटर बिल डिमांड फॉर द 12 months to 31 मार्च वॉज 1.6 million. कर्क पेड द फुल अमाउंट ऑन 1 जून 2013. वही हमारा तरीका है वारदात होगा जो हम लोग करते हुए आए. सॉल्यूशन टू कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 130. पेज 130. सही है. वाटर बिल, accrual and prepayments. कौन से साल का हमें बनाना है? 2012 का और 2013 का. 31 दिसंबर 2012. ठीक है जी. अच्छा, अगर हम ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ भी नहीं है.
ना प्रीपेड है ना एक्रूवल है, क्योंकि जो है बिज़नेस का पहला साल है। बोलता है हमने 31 मार्च को जो है एक वेयर हाउस एक्वायर किया है, 21 अप्रैल को हमारे पास वाटर बिल का आया है 1 मिलियन का 12 महीनों का। सही है, 1 मिलियन का 12 महीनों का 31 मार्च 2013 तक का, मतलब स्टार्ट कब से हो रहा होगा? 1 अप्रैल 2012 से। पेमेंट वॉज मेड इन फुल ऑन 30 अप्रैल 2012। तो सबसे पहले हम पेमेंट लिख देते हैं। 30 अप्रैल को हमने पेमेंट की है, सही है, कितने की? 1 मिलियन की। सही है, 1 मिलियन की हमने पेमेंट की है। अब सर कोई और पेमेंट है? नहीं सर, और कोई पेमेंट नहीं है, बस इतना सा ही इसने बताया हुआ है। अब सर हम क्या करें? अब हमें देखना है कि सर हमारा क्लोजिंग प्रीपेड है या क्लोजिंग एक्रूड है। तो हमें पता है कि सर क्लोजिंग प्रीपेड आ रहा है, रीज़न बीइंग आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2012, जबकि ये जो पेमेंट हुई हुई है वो 31 मार्च 2013 तक की हुई हुई है। इसका मतलब है 3 महीने ज़्यादा तक की हुई हुई है। तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 करते हैं, कितना आता है? 1 मिलियन डिवाइड बाई 12 इंटू 3 करते हैं, कितना आता है? 1 मिलियन डिवाइड बाई 12 इंटू 3 कितना आता है? मुझे करके बताते हो? $250,000। बैलेंसिंग फिगर बताते हो? 7.5 लाख। ऐसा ही है, 7.5 लाख आ रहा है एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब हम 31 दिसंबर 2013 के लिए बना लेते हैं। वाटर बी को शॉर्ट फॉर्म में WB लिख लेता हूँ। एक्रूवल एंड प्री पेमेंट मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, सही है, परेशान नहीं होना। ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? 250,000। अब अगर आप सवाल पढ़ो तो सवाल में 2013 के लिए बोलता है कि हमने जो पेमेंट की है वो 1 जून को की है 16 लाख। कब तक की? 31 मार्च 2014 तक की। 16 लाख की पेमेंट की है 1 जून 2013 को, 16 लाख की पेमेंट की है। सर अगर आप देखो तो आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2013, बट आप पेमेंट कर रहे हो 31 मार्च 2014 तक की। तो 16 लाख डिवाइडेड बाई 12, 3 महीने ज़्यादा की कर रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च। मैं थोड़ा पेस अप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं, सो वी नो दिस। सही है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? 16 लाख तकसीमन 12 इंटू 3 करो, कितना आ रहा है? 4 लाख। एक्सपेंस कितना आ रहा है? एक्सपेंस फॉर 2013 2.5 18.5 माइनस 4 14.5 लाख। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो अच्छी बात है, इट्स अप्रिशिएबल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। ये है पार्ट ए, ये है पार्ट ए। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। अब अगर आप पार्ट 2 देखो तो वो बोलता है अज्यूम नाउ दैट पेमेंट्स वर मेड एनुअली इन एरियर्स, दैट इज 1 मिलियन जो हमने पे किया है वो 31 मार्च 2013 को किया है, और जो 16 लाख पे किया है वो 31 मार्च 2014 को किया है। सही है, पेमेंट का जो टाइम है वो इसने चेंज कर दिया है। तो वही वाला रूल जैसा कि मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि जो मैंने स्टेप्स फॉर लाइफ बाय हसन मारफानी तुम्हें बताए हैं, अगर उन स्टेप्स को याद रखोगे तो मुश्किल से मुश्किल तरीन सवाल आ जाए एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कोप अप। अब पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी 31 दिसंबर 2012, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर सकते। वाटर बिल, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ओपनिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अगर आप एक बात नोट करो, अब आप अगर एक बात नोट करो तो ये बोलता है कि आप अज्यूम करो आपने जो पेमेंट की है वो 31 मार्च 2013 को की है। जो 1 मिलियन है ये आपने पेमेंट की है 31 मार्च 2013 को। इसका मतलब ये है कि पेमेंट कुछ भी नहीं हुई है। अगर मैं 31 दिसंबर 2012 की बात करूं तो पेमेंट कुछ भी नहीं हुई है। तो सर अगर आप एक बात नोट करें तो आपका पेएबल कितना आ रहा है? आपका पेएबल कितना आ रहा है? बहुत गौर से सुनेंगे। सर ये जो आपने पेमेंट, आपने ज़रा इसको इससे लिंक करो तो आप देखो आपको जो है एक पेमेंट करनी थी 12 महीनों की। सही है, पहले तो आपने अज्यूम करवाया, आपने एडवांस में पे कर दिया। अब हम अज्यूम करें एरियर्स में, बाद में पे किए। तो सर मुझे आप एक बात बताओ, आपने जो बेनिफिट लिए 2012 में वो कब से कब तक के लिए? सर आपने जो बेनिफिट लिए हैं वो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 तक आपने बेनिफिट्स लिए हैं। ऐसा ही है ना, टोटल आपने बेनिफिट्स लिए हैं 9 महीनों के।
9 महीनों के आपने बेनिफिट्स लिए हैं, मगर आप पेमेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे, पेमेंट आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि अगर 2012 में आप देखो तो आप इस अजम्पशन को देखो तो अजम्पशन ये है कि ये जो 1 मिलियन था ना, ये हमने 31 मार्च 2013 में जाके पे किया है। इसका मतलब ये है कि सर 2012 में तो कैश की पेमेंट कुछ भी नहीं है। अब क्लोजिंग के अंदर जाहिर सी बात है कैश की पेमेंट कुछ भी नहीं की, तो मतलब आपका क्या क्रिएट हो रहा है सर, पेएबल क्रिएट हो रहा है। सर 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 12 कितने महीनों का पेएबल, सर आपने बेनिफिट्स लिए अप्रैल से लेके दिसंबर जो है 9 महीनों के, तो ज़रा बताते हो कितना आ रहा है, 7.5 लाख, ऐसा ही है? तो जल्दी से बताएंगे एक्सपेंस कितना आ रहा है, 7.5 लाख ही आ रहा है, 7.5 लाख ही आ रहा है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम 31 दिसंबर 2013 जल्दी से कर लेते हैं। सर ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 7.5 लाख, अक्रूड और प्रीपेड कुछ भी नहीं है। अब अगर आप एक बात नोट करो तो ये बोलता है कि जो 2013 की पेमेंट है, एक तो हमने सबसे पहले तो हम पेमेंट लिख देते हैं। सर आपने जो है 1 मिलियन की पेमेंट की है 31 मार्च 2013 में, तो इधर मैं लिख देता हूँ कैश, 31 मार्च 2013 कैश पे किया है कितना, 1 मिलियन, ठीक है। अच्छा अगर आप एक बात नोट करो तो हमने बाकी पेमेंट कुछ की ही नहीं है। बाकी पेमेंट जो है वो क्या थी सर, एक और बिल डिमांड हुआ था 12 महीनों का 31 मार्च 2014 तक का 1.6 मिलियन, बट वो हमने पे किया है जाके 1 जून 2000 जो हमने, अच्छा इस इंफॉर्मेशन को तो इग्नोर करना है क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो 1.6 मिलियन है हमने 2014 में पे किया है। तो अब ज़रा गौर से सुनेंगे सर, इसका मतलब ये है कि हमने जो है 2013 में जो है सिर्फ 1 मिलियन की पेमेंट की है, बाकी जो पेमेंट है 16 लाख की वो तो 2014 में की है। अब वही वाली मेरी बात, मुझे ये बताओ आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, आपने जितने मज़े लिए क्या उसके बराबर आपने पेमेंट की है? नहीं। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर ये जो 1 मिलियन था इसमें से तो कुछ पिछले साल का भी था और इस साल के सिर्फ 3 महीने थे, बाकी अप्रैल से लेके दिसंबर 2013 जो है उसकी पेमेंट तो हम 2014 में करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो 16 लाख है जो आप अगले साल पे करोगे उसका कुछ हिस्सा आपने जो है अभी उसके मज़े ले लिए हैं, वो कितने महीने, 9 महीने। तो 16 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 9 करो कितना आ रहा है, 16 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 9 करो कितना आ रहा है, $12 लाख। तो सर 1 मिलियन प्लस 12 लाख 22 लाख माइनस 7.5 लाख करो, देखो 14.5 लाख ही बन रहा है। मानते हो या नहीं मानते, मानते हो या नहीं मानते? माशाल्लाह अब सब चीते हो गए हो, अब सब चीते हो गए हो। देखो जो मैंने स्टेप्स बताए ना, तुमने उस पर अगर फोकस करोगे ना इंशाल्लाह तो मुश्किल से मुश्किल सवाल जो है ना दैट वुड बिकम वेरी ईजी है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर तुम लोगों को बताऊं इन चीज़ों को ना, क्योंकि अब 12-13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, सो मैं यही है कि एक दफ़ा अगर मैं जो है वो क्या कहते हैं तुम लोगों की क्लास लूँ ना, तो जो 4 घंटे का काम है वो मैं तुम लोगों को 1.5-2 घंटे में करवा दूँ, क्योंकि एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जो है तुम लोगों के जो सवालात होते हैं वो आई नो। तो खैर मकसद बस यही है यार, अल्लाह तुम लोग सबको कामयाबी जो है वो अता फ़रमाए और तुम लोग सब कामयाब हो। सो हम सब इसी को उसमें मकसद में कोशिश हैं, बस तुम लोग हडरामी ना करो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो फिर जो है वो ठंडखोरी करते हैं। सो वो फिर जाहिर सी बात है तुम लोग मैक्सिमम क्या करोगे, अपना नुकसान ही करोगे और जो है क्या कह सकते हैं हम। सो सर अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का दिस इज़ आवर लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विच वी आर सपोज टू एक्चुअली अटेम्प्ट। बाकी आप लोग जो है होमवर्क कर लेना, फिर कोई इशू होता है सो मैं एक और सेशन लगाऊंगा जिसमें क्यूरी सेशन, जिसमें अगर आप लोगों को कोई सवालात होते हैं तो आई वुड बी एड्रेसिंग योर क्यूरीज। Spock owns a removal business and runs a small fleet of vans. He prepares his account to 31st December each year. 31 दिसंबर के जो है वो अकाउंट्स बनाता है।
31 दिसंबर ईयर एंड है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इनकर्ड अकर इन रिलेशन टू इंश्योरेंस फॉर द ईयर 2013। हमें 2013 का अकाउंट बनाना है इंश्योरेंस का। आए लेट्स क्विकली प्रिपेयर द इंश्योरेंस अकाउंट। एग्जाम्पल 8 है, पेज नंबर 131 है। आए इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 8 पेज 131, इंश्योरेंस एक्रूड एंड प्री पेमेंट। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। अब अगर हम इस सवाल को देखें तो बोलता है कि 1 जनवरी को प्रीपेड इंश्योरेंस था, वो था 1.14 मिलियन का। प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है 1.14 मिलियन। ओपनिंग बैलेंस 1140,000। नाउ इट स्टेट्स 1 अप्रैल को ही पेड 840,000 इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 ऑन 6 ऑफ द वैन्स। सही है, हमने 8,40,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है पूरे साल का। कब तक का? 31 मार्च 2014 तक का किया है, 6 गाड़ियों का। सही है, तो हम अभी फ़िलहाल ये नहीं देखते कब तक का पे किया, अभी तो जो पेमेंट हुई है इस साल में वो हम जॉट डाउन कर लेते हैं। 1 अप्रैल को 8,40,000 की पेमेंट हुई है। 1 अप्रैल 2013 को, अच्छा 2013 के लिए हमें बनाना है, इधर लिख देते हैं स्टार्ट कब हो रहा है ये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। ये लाजमी लिखना ज़रूरी है, इससे इंशाल्लाह तुम्हें बड़ा आसानी हो जाएगी। कैश 8,40,000। अभी मैं ये नहीं देख रहा कब तक का पे किया है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी जो भी पेमेंट हुई है वो जॉट डाउन कर लेते हैं। फिर 1 मई को पेमेंट हुई है, ही पेड 3.54 मिलियन फॉर 20 वैन्स फॉर द ईयर एंडेड 38 अप्रैल 2014। 30 अप्रैल तक 2014 तक की हमने पेमेंट की 3540 मिलियन। अभी हम ये नहीं देखेंगे कितना ज़्यादा कितना कम का किया है, अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई 2013 में जो पेमेंट की है वो हम लिख देते हैं 3.54 मिलियन की, 40,000। ठीक है जी। इसके बाद 1 जुलाई को पेमेंट की, ही पेड 560,000 इंश्योरेंस फॉर द रिमेनिंग वैन्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। 30 जून 2014 तक की 560 की पेमेंट की है। हम ये नहीं देखेंगे कब तक की है, अभी अगर 2013 में पेमेंट की है तो वो हम लिख रहे हैं 1 जुलाई को 560 की पेमेंट की है, 5,60,000। अब सर हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा कितना कम किया है। अगर ज़्यादा किया हुआ है तो प्रीपेड कैलकुलेट होगा, कम किया है तो आपका एक्रूड क्रिएट होगा। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि आपका प्रीपेड क्रिएट होगा। तो आए प्रीपेड को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। वर्किंग 1 इधर देख लें, वर्किंग 1 क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस। पहला जो था 1 अप्रैल 2013 वाला प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर आप एक बात नोट करें, 8,40,000 की पेमेंट है। सही है, 31 मार्च 2014 तक की। सही है, मतलब हमारा तो ईयर एंड है 31 दिसंबर 2013, तो कितने महीनों की पेमेंट की और ये पूरे साल की है। खुद बोल रहा है फॉर द ईयर। सही है सर, 840 पे की है, ये है पूरे साल की। 8,40,000 डिवाइडेड बाई 12 तो 1 महीने की आ जाएगी। और कितने महीनों की ज़्यादा की है? 3 महीनों की। 840 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 करें, कितना आ रहा है? मार्च 2014 तक की पेमेंट की है ना, बताएं कितना आ रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा इंश्योरेंस है 1 मई 2013 को, वो कितना है? 3540,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू, सर ऊपर वाले का आंसर है 2,10,000। ज़बरदस्त। और सर ये हमने पेमेंट की है 3.54 मिलियन अप्रैल तक की, मतलब 31 दिसंबर 2013 से कितने महीने ज़्यादा? 4 महीने ज़्यादा। तो 4 महीने का प्रीपेड ये बताते हैं कितना आ रहा है 1 मई 2013 वाला। इसी तरीके से आखिरी 1 जुलाई 2013 वाला मैं लिख देता हूँ, तुम लोग जब तक सॉल्व करो। पेमेंट की है 560,000, मुझे तुम लोग दूसरा, अच्छा 1180,000। बहुत शुक्रिया। 560 ये भी 12 महीनों के लिए। कितने महीने ज़्यादा हैं सर? ये हमने पेमेंट की है 30 जून तक की, मतलब 6 महीने ज़्यादा हैं। 6 महीने फॉर द ईयर है ना।
सर आपको कैसे पता चला पूरे 12 महीनों की, लिखा हुआ है ना फॉर द ईयर। 6 तो 560 का आधा कितना होता है 2.5 और ये 2.5 2,80,000 टोटल करके बताएंगे। 280 प्लस 1180 प्लस 2,10,000 टोटल करके बताते हैं। 490 और ये 1570 तो नहीं हो रहा कहीं, 1670 ज़बरदस्त, ये आ गया 16,70,000। एक्सपेंस फॉर द ईयर बताते हैं। एक्सपेंस फॉर 2013 बताते हैं कितना आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर बताते हैं। एक्सपेंस फॉर द पीरियड कितना आ रहा है। एक्सपेंस फॉर द पीरियड कितना आ रहा है जल्दी से बताते हैं। $11.40 प्लस 8.40 प्लस 3.54 प्लस 560 माइनस 1670। एक्सपेंस फॉर 2013 बताते हैं इंश्योरेंस का कितना आ रहा है। $4.41 मिलियन। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट ज़िंदगी भर तुम लोग नहीं भूलोगे। So this is it from my side. Alhamdulillah, we have done several comprehensive questions and illustrations on this topic. So this is it, and now let's start with the new topic.